नंबर के क्वेश्चन है उनमें 60 शब्द की एक क्या है सीमा बंधी हुई है। 60 शब्दों में ही अपने उत्तर को क्या करना है, लिखना है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो योगदान के अंतर्गत इन सारे पहलुओं को कवर करना है। ऐसे ही कुछ और शब्द आते हैं जैसे विवरण। ठीक है, विवरण इसके अंदर क्या करना है, हमें बस व्याख्या करनी है। जो पूछा गया है क्वेश्चन में उसकी हमें क्या करनी है, डिटेल में थोड़ा सा व्याख्या करनी है। तो आप इस शब्दों के अंतर्गत क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। ऐसे ही कुछ और शब्द आते हैं जैसे आलोचना, आलोचना या समालोचना। ऐसे ही एक शब्द आता है समीक्षा। समीक्षा के अंतर्गत क्या करना है, समीक्षा के अंतर्गत आपको जो प्रश्न पूछा गया है उसके गुण और दोषों का क्या करना है, विवरण देना है। गुण और दोष दोनों बताने हैं आपको। साथ में अगर आप निष्कर्ष दे सके तो निष्कर्ष जरूर दें। ठीक है, समीक्षा के अंदर क्या करना है, आपको गुण और दोषों का क्या करना है, विवरण देना है। साथ में आप निष्कर्ष बता सकते हैं। एक शब्द और आता है विश्लेषण। विश्लेषण, तो इसके अंतर्गत क्या करना है कि विश्लेषण में हम हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। और जैसा कि आज मेंस टेस्ट सीरीज का पहला पेपर था, जो हम लोग एक किफ़ायती टेस्ट सीरीज जिसकी हम लोगों ने बात भी की थी, और इसके साथ कुछ अपडेट्स थे। इसी टेस्ट सीरीज में हमने कुछ मॉडल और अपडेट किए थे, और आंसर राइटिंग का जो एक लगातार हम लोगों का डिस्कशन हुआ था, आपने देखा भी होगा। जो मेंस के जो टॉपर थे, सेकंड और थर्ड रैंक, भुवनेश और पूजा, तो एक बाजारवाद की चर्चा हम लोगों ने अपने सेशन में की थी। आप यूट्यूब पे वो पूरा देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा था। भुवनेश और पूजा का एक सेशन था। उसी क्रम में हमारा था, ये किफ़ायती शिक्षा के तहत हम लोग करें, क्योंकि आंसर राइटिंग एक बहुत बड़ा विषय नहीं है जिसको इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। तो इसी में हमने कुछ ऐड ऑन किए हैं, कुछ पॉइंट। क्योंकि बहुत सारे बच्चों की इंक्वायरी ये थी कि चूंकि इस बार का पेपर में पद बहुत कम थे, पोस्ट बहुत कम थे, तो बहुत सारे बच्चे अपीयर नहीं हो रहे थे, लेकिन वो देना चाह रहे थे। और एक पहले सब तो आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्स हम लोगों को मिला है। लेकिन वो ऑनलाइन के तौर पर काफ़ी बड़ा रिस्पॉन्स है। लेकिन मेरा सुझाव है कि चूंकि हम लोगों ने 4 सेंटर और भी दिए हैं, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, तो जो लोग ऑफलाइन करना चाहें तो मैं हमारा ये सजेशन है कि उस पर आप प्रायोरिटी दीजिए। क्योंकि आंसर राइटिंग अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन, वो लोग कर लें जिनको बहुत मजबूरी है या नहीं आ सकते हैं दूरस्थ क्षेत्रों में, उसके लिए हमारे रविकांत सर रहेंगे, अभी हम उनको जल्दी आपसे मिलवाएंगे। लेकिन सजेशन है कि ऑफलाइन पे जाइए। ऑनलाइन हमारे पास बहुत बड़ा रिस्पॉन्स आया, हालांकि हमने जितनी उम्मीद नहीं की उससे ज़्यादा ही ऑनलाइन में आ गया है। और उसी को देखते हुए, क्योंकि उसमें 2 कैटेगरी के बच्चे आए हैं। एक तो जो जस्ट अभी 24 का मेंस देना चाहते हैं, एक वो बच्चे हैं जो कह रहे हैं नहीं सर, हमें तो दिसंबर तक आप एंगेज रखिए ताकि एक मेंस का रिवीजन हमारा पूरा हो जाए। तो उसी क्रम में अगर आप देखोगे तो ये वाला पॉइंट ऐड किया है। इसमें क्या किया गया है कि जो पेपर्स एक 10 जुलाई से लेकर 5 सितंबर तक का टाइम टेबल दे दिया गया है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसा चाह रहे थे कि नहीं सर, हमें तो आप 6 महीने का गैप दो, क्योंकि इस बार उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो वो बच्चे भी आ सकते हैं, और हमने उनको 6 दिन का टाइम दिया। 6 दिन में एक एक पेपर करते जाइए। उनका आंसर राइटिंग डिस्कशन भी हम लोग लेके आ रहे हैं। रवि सर ही पहला पेपर डिस्कस करेंगे, तो उसमें एक बारीकियां, मतलब ये आप मान लीजिए कोई अलग से प्रोसेस नहीं है कि आपको टेस्ट सीरीज से अलग कुछ होने वाला। हालांकि सर सर इसमें कुछ बता देंगे एक्स्ट्रा, जो भी पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड होंगे। तो मैं आपको ये बता दूं कि ए वाला जो बच्चे अभी अपीयर नहीं हो रहे हैं वो इसको कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि हर टेस्ट का हमारी कोशिश है, जो मतलब मैक्सिमम टेस्ट है उनका हम वीडियो डिस्कशन जारी करेंगे बहुत जल्दी। और कोशिश है कि चारों सेंटर्स, मतलब चारों महानगर के जो बिल्कुल प्रतिष्ठित टीचर हैं और जो आंसर राइटिंग बहुत टाइम से देखते आ रहे हैं, उन्हीं को हम लोग उतारें। तो चलिए, बाकी डिस्कशन के लिए आप डिटेल वीडियो देख लीजिएगा। इसमें एक और हम लोग बड़ी घोषणा करने वाले हैं। आंसर राइटिंग के लिए एक निःशुल्क सेशन हम लोग चालू करने वाले हैं। भोपाल में ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे शरद पांडे सर हैं, बरसों से अनुभव है उनका टीचिंग का भी। रविकांत सर है हमारे। तो आंसर राइटिंग सेशन में हम लोगों ने एक नया प्लान ये बनाया है कि 12:30 से 1 या 1:30 के बीच में, मतलब पर डे मान के चलिए, हफ्ते में 5 दिन तो हम लोग करेंगे। टोटल निःशुल्क, आप लोगों के लिए टोटल निःशुल्क है। कोई भी भोपाल में आ सकता है, रजिस्ट्रेशन आप करा लीजिए। जो लोग टेस्ट सीरीज नहीं भी करना चाहते हैं, तो हम लोगों का ये प्लान है कि उसमें एक, बाकी सर उसकी रूपरेखा बता देंगे, लेकिन ये बड़ी चीज़ है कि हम लोग एक टोटल निःशुल्क इस पे ला रहे हैं। जो एक आंसर राइटिंग का बहुत बड़ा हुआ और एक बहुत बड़ा बना दिया गया है मार्केट के तौर पे, तो उसको हम लोग ब्रेक करने के लिए ए टू डेट दी है आपकी। 10 जुलाई से शुरू हो चुका है आज टेस्ट। 5 सितंबर तक जो बच्चे एकदम नए हैं, जो पहली बार आ रहे हैं, उनको ये बहुत डाउट है कि सर हम कैसे लिखेंगे, तो उनके लिए हम लोग एक बहुत आधे घंटे का सेशन लाएंगे, आधे घंटे पर डे। जो भोपाल में अवेलेबल है वो आते जाएं। 12:30 से 1 या 1:30 बजे के बीच में होता रहेगा। अभी शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि मानिए या कुछ भी कहिए कि सरस सर जैसे इतने सीनियर मेंटर्स को खुद लीड कर रहे हैं,
और बीच बीच में सैटरडे संडे हम रविकांत सर का भी एक सेशन लगाने वाले हैं। रविकांत सर का नाम आपने बार बार भुवनेश पूजा के अगर आप सेशन देखोगे, जो मेंस के मध्य प्रदेश के सेकंड और थर्ड रैंक है, हाईएस्ट रैंक है उनके पास में, याद रखिएगा, है ना। तो उनके भी मेंटर रहे। इसके अलावा भी बहुत सारे बच्चे हैं जो फाइनल सक्सेस नहीं हो पाए, लेकिन सभी ने मेंस लिख दिया है। मतलब मेंस क्वालिफाई करने का मतलब था कि हमारी मेहनत सफल हो चुकी है पिछली बार, है ना। बहुत सारे बच्चे हो चुके हैं। अब चूंकि जिनके रिजल्ट आए वो आपको दिख रहे हैं, लेकिन जो फाइनल नहीं हो पाए, हो सकता है कि उनका इंटरव्यू उतना अच्छा ना गया हो या मेंस में थोड़ा कम नंबर रह गए हो, लेकिन मेंस क्वालिफाई थे, मतलब मेहनत सफल थी हमारी, है ना। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग फ्री एक ला रहे हैं। मैंने बोला पर डे की आंसर राइटिंग सेशन भोपाल सेंटर पे चलेगी, बाकी सेंटरों का एक व्यक्तिगत उसमें मुद्दा है। भोपाल में हम सरस सर और रविकांत तीनों लोग मिलके आपको ये करेंगे। चलिए सरस सर, बाकी आप इस पे थोड़ा पॉइंट दे दीजिए, बाकी फिर अपन रवि सर को इंट्रोड्यूस करेंगे जल्दी। थैंक यू सर। वैसे तो लगभग पूरी बात हो गई है। मैं फिर से एक बार इसकी जो रूपरेखा है उसको एक बार आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो हमें रिस्पॉन्स कर रहे हैं ऑनलाइन में। हमारे पास तो सबसे ज़्यादा क्राउड है अभी, है ना। मोस्ट ऑफ बच्चे जो है तो घर से अपने एरिया से ही कर रहे हैं, वो ठीक भी है। बस उसमें करेक्शन इतना सा है कि देखिए सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम है उसमें कम से कम जो भी फेज़ आप गुजर रहे हैं, जिससे भी आप चाहे प्रीलिम्स में हो चाहे मेंस में हो, उसमें एक बार दो बार कम से कम इस चीज़ का अनुभव रखिए कि आपको ये पता चले कि जो टीचर्स आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं उनसे मिलिए, उनको देखिए, क्योंकि ऑनलाइन बहुत आपको बहुत सुविधाजनक प्लेटफॉर्म के रूप में, है ना, आपकी मेंस की कॉपी चेक हो जाती है, आप टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर लेते हैं, तो सब कुछ ठीक है। लेकिन आप भी जानते हैं कि थोड़ा सा कुछ बाकी रह जाता है, एक अभाव या संतुष्टि, पूर्ण संतुष्टि जो है वो नहीं मिल पाती। बट ठीक है, जो लोग जैसे भी माध्यम से ज्वाइन किए हैं उनका मोस्ट वेलकम है। ये सेशन हम लोग कैसे लेंगे उस पर फिर से एक बार चर्चा कर दें। हमने 2 एजेंडा यहाँ पे लिखे हुए हैं। पॉइंट नंबर 1 और 2 आप देख ही रहे हैं। मेंस 2024 की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। आज पहला पेपर था, उसमें बहुत सारे बच्चों ने पूरे प्रदेश के जो 4 सेंटर थे वहाँ पर अटेंड किए। भोपाल सेंटर जो है वहाँ से भी कुछ बच्चों ने मेंस का पेपर दिया हुआ है। कॉपी चेक होकर के आपको मर्ज होकर के रिजल्ट मिल जाएगा। ये तो खैर चल ही रहा है 5 सितंबर तक का। जो लोग मेंस दे रहे हैं 9 सितंबर तक का, ये उनके लिए है। इसके अलावा 2025 और 26 का जो नेक्स्ट ईयर का जो एग्ज़ाम है, जो कि पीएससी के कैलेंडर में नवंबर में, जिसका नोटिफिकेशन नवंबर दिसंबर में एक्सपेक्टेड है, ये उसके लिए हमने प्रपोज किया हुआ है। आपके पास में अभी से 5 से 6 महीने हैं। जो बच्चे पीएससी की तैयारी करने का मूड बना चुके हैं, या जिन लोगों ने अपनी थोड़ी बहुत पढ़ाई की है, या कोई ऐसे अभ्यर्थी जो कि कई बार मेंस दे चुके हैं। हम लोग अभी अपने सेशन में कई ऐसे सीनियर बच्चों से मिले जो कि 4 से 5 बार मेंस दे चुके हैं, बट किसी वजह से वो मेंस क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इशू तो है। आज बहुत सारे लोग आए सेंटर पे और उनसे बातचीत के ड्यूरेशन में उनकी कॉपियाँ चेक की, कुछ उनके पुराने जो अनुभव थे उस पर जब चर्चा हुई तो लोगों ने यही बताया कि सर कहीं ना कहीं कमी तो है। तो अगर कुछ है, आपको एक लंबा वक्त हो चुका है, थोड़ा सा लो फील भी करता है आदमी वहाँ पर, हमारा सुझाव सिर्फ इतना सा है कि आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को समय नहीं देना है, लेकिन अपनी कमियों के लिए कम से कम सेंटर पर एक बार पहुँचिए, एक बार कुछ दिखाइए लिख करके। हो सकता है कि आप हिस्ट्री में बहुत बेहतर हो बट ज्योग्राफी आपकी वीक हो सकता है कि आपका एथिक्स बहुत अच्छा हो लेकिन एथिक्स का केस स्टडी बहुत वीक हो। और अब तो नए सिलेबस पर पहली बार मेंस होगा, तो आपको पूरे तरीके से परखना पड़ेगा कि आप कहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ और कहाँ पर आपकी वीकनेस है। अपने वीक एरिया को आइडेंटिफाई करिए। आप नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो कम से कम सभी विषयों पर 2-4 कॉपियाँ लिख करके टीचर्स को दिखाइए, है ना, आपके जो भी मेंटोर हैं उनको दिखाइए, क्रॉस चेक करिए ताकि आपको सही सजेशन मिल पाए। जो बड़ी चूक हो रही है वो प्रश्नों के अंत में जो जुड़े हुए चीज़ें हैं, जैसे हमें लग रहा है कि वो प्रश्न पूछ रहा है कि 1857 के विद्रोह पर कुछ आ रहा है, लेकिन उसके लास्ट में आप देखिए वो ये भी तो पूछ रहा है कि इसकी चर्चा करिए या इसकी व्याख्या करिए या इसका विश्लेषण करिए या इसकी समीक्षा करिए। वो आपसे क्या कह रहा है ये भी तो देखिए। चर्चा करना अलग बात होती है और विश्लेषण करना अलग बात होती है। हम कहीं ऐसा तो नहीं कि समीक्षा करने के लिए कहा गया और हम उसकी चर्चा करके आ गए, है ना, केवल सामान्य व्याख्या करके आ गए, समझा करके आ गए उस पर, तो आपके नंबर कटेंगे। और कटने के बाद फिर आप लोग, बहुत सारे बच्चे जो कि बहुत कॉन्फिडेंट थे कि नहीं सर कम से कम इतने नंबर तो मेंस में आएंगे ही, बाद में आने पर उन्होंने बताया कि नहीं सर काफ़ी कम रहे। इवन जो लोग सेलेक्ट भी हुए, थोड़ा सा नीचे की रैंक आई, उनके साथ भी यही हुआ है। बट ठीक है, हम लोग उसी को दुरुस्त करने के लिए इस प्रोग्राम को लेकर के आए हैं। तो ये 2 पॉइंट हो चुके हैं। 25-26 का जो मेंस होगा पीएससी का, उसके लिए भी आपको लगना है। और आप हर एक संडे को, अगर आप रेगुलर संडे नहीं कर सकते, 2 हफ्ते में एक बार आइए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रेगुलरिटी आपकी होनी चाहिए। आप पढ़े लिखे तरीके से जो है, तो जितना भी आपको सिलेबस दिया गया है उसको पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद ही देने के लिए आइए। बिना तैयारी के आप आएंगे और आप कुछ भी लिखेंगे तो हमें भी समझाने में मज़ा नहीं आएगा और आपको भी ऐसा लगेगा कि आपकी तैयारी पूरी नहीं है, तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा वीक होगा, लो होगा। तीसरी जो चीज़ है वो ये कि जो सर अभी चर्चा कर रहे थे उस पर कि डेली आंसर राइटिंग का, यहाँ एक बड़ी टीम बैठी हुई है, अनुभवी टीचर्स की है, जिसमें पीएससी यूपीएससी दिए हुए लोग बैठे हुए हैं। उनका मेंस है, रवि सर का खुद का जो तो यूपीएससी मेंस और स्टेट सर्विसेज से उनका अच्छा काफ़ी परिचित हैं वो, और उनका एक अच्छा अनुभव रहा है। तो ऐसे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए हमने डेली आंसर राइटिंग का एक प्रोग्राम यहाँ पर स्टार्ट किया है, पूरे तरीके से निःशुल्क है। आप सेंटर पर आकर के जितने भी समय में आपको लगता है कि आप सीख सकते हैं, आप गुड लर्नर हैं, आप आकर के ज्वाइन करिए इसको।
और आगे के सेशन के लिए हम रविकांत सर को बुलाते हैं, जो आज के पेपर को डिस्कस भी करेंगे और बाकी जो चीज़ें हैं उसके लिए आपसे बात भी करेंगे। ठीक है जी। हाँ देखिए स्टूडेंट्स, एक लास्ट मैसेज मेरे साइड से भी रहेगा कि इसके बाद जो आज पहला टेस्ट हुआ है, पहला टेस्ट जो हुआ है उसका हम लोग एक पूरा वीडियो डिस्कशन रविकांत सर को करेंगे। मैं रविकांत सर को तो पहले इनवाइट करना चाहूँगा, आप देख लीजिए हमारे साथ में ही हैं। और एक मुझे बड़ी बताती हुई खुशी हो रही है कि 2021 में एक हमने जिम्मेदारी दी थी भोपाल में, उस दौर में मात्र 16 बच्चे आए थे और आज ये बड़ी बड़ी उपलब्धि है कि करीब करीब हर बच्चा उसमें करीब 100% की एक्यूरेसी है कि वो आज बच्चा एक एक बार मैच लिख चुका है पिछले 3 साल में। तो कहने का मतलब होता है तैयारी एक बार होती है और अभी वो फुल टाइम हम दे पा रहे हैं हम लोगों के साथ में। तो इसमें ऑनलाइन और भोपाल सेंटर को पूरा वही लीड कर रहे हैं। और पहले पेपर का डिस्कशन कराने का मूल उद्देश्य ये था कि चूंकि ये ग्वालियर सेंटर से पेपर बन के आया था, तो इस पेपर की खासियत है कि हमारे 4 अलग अलग सेंटर पेपर बना रहे हैं। तो आप चारों महानगर के मेंटर्स को जान पा रहे हो। पहली बात है ऐसा नहीं है कि कोई एक ही बंदा पेपर बना रहा है। और रविकांत सर को हम पहले टेस्ट में इसलिए डिस्कशन पे लाया कि वो एक बारीकी बताते जाएंगे कि 2 मार्क्स, 7 मार्क्स और 10 मार्क्स के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, है ना। फिर आगे जैसा हम लोग अनाउंस कर चुके हैं कि एक डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हमने आधे घंटे का रखा है पर डे का। सरस सर उसमें रहेंगे अधिकांश दिन। और बीच बीच में जो रैंकर्स बने हुए हैं, जैसे अभी आपने बहुत सारे टॉपर्स के हमारे साथ लाइव सेशन देखे, उनको कोशिश रहेगी कि बीच बीच में एक आध हफ्ते में एक रैंकर आता रहेगा और आपको वो अपने व्यक्तिगत अनुभव बताता रहेगा। देखिए ऐसा नहीं कि उसके अनुभव से ही आप सिलेक्ट हो जाओगे, सुनने में कोई दिक्कत नहीं है, बीच में आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि वो रेगुलर आएंगे, रेगुलर टीचर ही मौजूद रहेंगे। ठीक है, तो अब मैं इस सेशन को रवि सर को हैंड ओवर करना चाहूँगा। हालांकि डिस्कशन थोड़ी देर से शुरू होगा, 2 मिनट वो अपने बारे में बता देते हैं, उनकी क्या रूपरेखा है वो बता दें। फिर उसके बाद वो अंत में पूरे पेपर का डिस्कशन करेंगे। मेंस का जो पहला आज मेंस टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट हुआ है पार्ट ए पेपर 1 का, है ना रवि सर। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं उन छात्रों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ जो आज के टेस्ट में अपीयर हुए हैं। और जो स्टूडेंट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दे रहे हैं वो तो डायरेक्ट मुझसे कनेक्टेड हैं व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू। तो उनके जितने डाउट थे लगभग ग्रुप के माध्यम से सॉल्व हो गए हैं। और कुछ स्टूडेंट हैं जो अभी टेस्ट नहीं दे पाए हैं, वो शाम तक अपना टेस्ट दे देंगे। जैसा कि सर ने बताया कि ये जो प्रोग्राम दो बताए हैं स्टूडेंट के लिए, एक तो डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो कि सर ने पूरा डिटेल में बता दिया है, और उसके लिए हम और सर यहाँ उपस्थित रहेंगे। जो भी स्टूडेंट के डाउट रहेंगे तो हम उनके पूरे डाउट यहाँ पे बिल्कुल बारीकी से क्लियर करेंगे, और एक एक पहलू जो भी स्टूडेंट लेके आएगा उसको भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ही सर ने बता दिया है कि आज जो पहला टेस्ट हुआ है उसका डिस्कशन मुझे ही लेना है। तो जो भी बारीकी गलतियाँ होती हैं, है ना, क्वेश्चनों को समझने को लेके, उत्तर आंसर राइटिंग को लिखने को लेके, ठीक है, कि क्या क्वेश्चन की डिमांड है, हमें क्या लिखना है। तो उदाहरण के रूप में आज का जो भी टेस्ट हुआ है, जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको अपन आधार मानते हुए सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे, जिससे कि आगे जो आपके टेस्ट होने वाले हैं उसमें आप उन कमियों पे आप अपना स्ट्रॉन्ग वर्क कर पाएँ और धीरे धीरे उन गलतियों को सुधार पाएँ। तो इसको अपन कंटिन्यू करेंगे सर। अभी तो सर ने पूरा प्रोग्राम के बारे में समझाया है, अपन जल्दी मिलते हैं। एक लास्ट में हाँ देखिए, आज जैसे 10 तारीख को पहला टेस्ट हुआ है, तो इसका सॉल्यूशन हम अगले दिन जारी करेंगे। मतलब ये हमारा ऑफलाइन वाले ध्यान दीजिए, सेंटर जाके कंफर्म कर लीजिए, समझिए, क्योंकि उतनी कॉपियां हमें प्रिंट आउट निकलवानी पड़ती हैं। अगर आप नहीं जाओगे तो पहले से कोई निकाल के नहीं रखेगा, आप डायरेक्ट चले जाओगे तो वहाँ कॉपियां प्रिंट नहीं होंगी। तो मेरा सजेशन है, आज टीम ने मैसेज भी छोड़ दिया है कि आप अपने अपने ऑफलाइन सेंटर में जाइए और ट्रस्ट रखिए। जैसे आज बोला गया था कि जो टॉपर्स पहले बने हैं, जो जुड़े थे, वो भी आज से 3 साल पहले ऐसे ही जुड़े थे और आज आप देख रहे हो आज कहीं ना कहीं बन गए। तो आप लोग भी बस अपनी आप रेगुलरिटी ब्रेक मत करिएगा, हमारा ये बार बार सजेशन है। और जो लोग नहीं कर सकते, मान लो अभी टेस्ट सीरीज का आपका तैयारी ही नहीं है, बिल्कुल नए हैं, तो उनके लिए हम निःशुल्क ओपन ही कर चुके। तो डेली आंसर राइटिंग सेशन, लेकिन वो ऑफलाइन मैनर में होगा। ऑनलाइन करा पाना इसलिए संभव नहीं क्योंकि ना तो आपकी हम कॉपी देख सकते हैं उस लहजे में, और चूंकि उसमें बड़ी भीड़ आएगी, तो वो क्लास में हम एक मुश्त डिस्कस करते चलेंगे। तो ठीक है, आपको 3 ऑप्शन बता दिए गए हैं। पहला एक 24 के लिए जो शुरू हो चुका है, 24 वाले तो पूरे शिद्दत के साथ आ जाइए और पूरे तरीके से कूद जाइए क्योंकि आपके पास टाइम बचा नहीं है। दूसरे वो लोग हैं जो जिनका पेपर इस बार अच्छा नहीं गया, जो 70 से बिलो चले गए या उनके बहुत ही कम है, तो वो लोग दिसंबर तक हमसे जुड़े रहें, उसके लिए हमने प्लान दे दिया। तीसरे वो बच्चे जो एकदम नए हैं, जिनको बिल्कुल ही नहीं आ रहा, वो कह रहे सर हमने तो कुछ किया ही नहीं है, तो वो लोग कुछ मत करें, आधे घंटे यहाँ पे डेली सेशन लें। उसमें कुछ क्वेश्चन 2, 7, 10 मार्क्स के लगातार जितने 6 पेपर हो चुके हैं, मतलब पेपर 1 से लेकर 6 तक हमारी कोशिश है 2-2.5 महीने में आपको इतना फिट कर दिया जाएगा कि अगले बार जब आप टेस्ट सीरीज में बैठोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आपने कुछ, मतलब आपको कुछ आता ही नहीं है। क्योंकि लोगों को पढ़ तो सब लिया है, लेकिन उनको लगता है हम लिखेंगे क्या। तो आप जिस उद्देश्य से हमारे ग्रुप पे भरोसा कर रहे हैं,
उस चीज़ को हम लोग जिस तरीके से बढ़ाते आ रहे हैं, तो आज ये हमारा अंतिम सेगमेंट बचा था, क्योंकि क्लासेस के फील्ड में हम लोग क्रांति ला चुके हैं, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज में हम लोग क्रांति ला चुके हैं, आप देख ही चुके हो कि क्वालिटेटिव काम कर चुके हैं। मेंस टेस्ट सीरीज या मेंस आंसर राइटिंग में उतने हम फोकस्ड नहीं थे, तो इस बार हम पूरी ताकत से उतरे हुए, आप लोग भरोसा रखिए। ठीक है, अब ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, रवि सर को मैं माइक दूंगा कि अब जो पेपर बन हुआ है उसका डिस्कशन लें, और जितने आपके डाउट हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स पे पूछते चलिए, तो उसके जवाब हम लोग बाद में भी दे देंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, तो मैं रवि सर को सौंपना चाहूँगा। ऐसे ही एक शब्द आता है समीक्षा। समीक्षा के अंतर्गत क्या करना है? समीक्षा के अंतर्गत आपको जो प्रश्न पूछा गया है उसके गुण और दोषों का क्या करना है? विवरण देना है। गुण और दोष दोनों बताने हैं आपको। साथ में अगर आप निष्कर्ष दे सके तो निष्कर्ष जरूर दें। ठीक है, समीक्षा के अंदर क्या करना है आपको? गुण और दोषों का क्या करना है? विवरण देना है, साथ में आप निष्कर्ष बता सकते हैं। एक शब्द और आता है विश्लेषण। विश्लेषण, तो इसके अंतर्गत क्या करना है कि विश्लेषण में हम क्या करते हैं? जो चीजें निहित हैं उन्हीं को बताना है। ठीक है, कि जो चीजें सही हैं या जो चीजें निहित हैं उन्हीं को आपको क्या करना है? उत्तर लेखन में लिखना है। जो चीजें निहित हैं, तो ऐसे कुछ बस शब्दों का आपको बस अर्थ समझ गए तो आप उत्तर लेखन में आपको परेशानी नहीं होगी। ऐसे बस इन शब्दों का बस क्या करना है? ध्यान रखना है, और यही शब्द जनरली आपके क्वेश्चन में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, चाहे वो 2 मार्क्स के हो, चाहे वो 7 मार्क्स के हो, चाहे वो 10 मार्क्स के क्वेश्चन हो, तो आपको इन शब्दों का बस आपको बस पकड़ लेना है, इन पे बस आपको वर्क करना है और अपनी आंसर राइटिंग की क्या करना है? प्रैक्टिस करना है कि बस हमें क्या अपने उत्तर लेखन में लिखना है, उसको कैसे डिस्क्राइब करना है। अगर आप जैसे डायग्राम बनाना चाहें तो बना सकते हैं। कई स्टूडेंट बोलते हैं कि सर डायग्राम बना सकते हैं कि नहीं? देखिए, अगर क्वेश्चन की डिमांड है कि वहाँ डायग्राम सूट कर रहा है, बनाया जा सकता है, अपने उत्तर को डायग्राम के माध्यम से समझाया जा सकता है, तो बिल्कुल बना सकते हैं। ये बस मिथक है कि भैया अगर डायग्राम नहीं बनाया तो नंबर नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं है, अगर आप डायग्राम नहीं बनाएँगे, अपने उत्तर लेखन को लिखेंगे, तो भी आपको नंबर मिलेंगे। हाँ, अगर डायग्राम आप बनाएँगे, जहाँ बस डिमांड है वहाँ आप डायग्राम बना रहे हैं तो और अच्छी बात है, आपका उत्तर और अच्छा मतलब रिप्रेजेंट आप कर पाएँगे अपने उत्तर को। ठीक है, तो आप डायग्राम भी बना सकते हैं, बस ये रखिएगा कि कहाँ उसकी डिमांड है। जैसे अपन अभी सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, तो उसमें भी देखेंगे कि कहाँ डायग्राम बनाया जा सकता है। ठीक है? तो आपको समझ में आ गया होगा मोटा-मोटा तौर पे कि हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। बस हम बार-बार बोल रहे हैं कि शब्द सीमा को क्रॉस नहीं करना है। ठीक है? जैसे 10 मार्क्स में क्या होता है कि जो आपको जो पूरा 2 पेज मिले हुए हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको 2 पेज पूरे लिखने हैं। आप आंसर को 1.5 पेज में भी खत्म कर सकते हैं। ठीक है? बस शर्त ये है कि जो पूछा गया है आपने उसको डिस्क्राइब किया है कि नहीं लिखा है। बस अनावश्यक लेखन से बचना है। अनावश्यक लेखन से कहने का तात्पर्य है कि कुछ भी ना लिखें। क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो ज़बरदस्ती हमने बस कुछ भी लिख दिया है। ठीक है? उससे आपके देखिए एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कॉपी जो चेक करता है कहीं न कहीं मतलब उसको भी इरिटेशन होता है कि ये स्टूडेंट तो कुछ भी लिख रहा है। तो एक उसके अंदर भी धारणा बन जाती है कि आगे भी आपने भी जो उत्तर लिखे होंगे, तो अपने मन से बस कॉपी भरने के लिए लिखे होंगे। तो उस चीज़ों से बचें। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें बस पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, इसलिए हमें ज़्यादा नंबर मिल जाएँगे अटेम्प्ट करने से, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अनावश्यक लेखन से बचना है। अगर आपका क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। आप उस पे ज़्यादा मेहनत कीजिए जो क्वेश्चन आपसे बन रहा है। वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट का भी प्रेशर रहता है। तो आप उन क्वेश्चन को पहले ज़्यादा अटेम्प्ट करें जो आपसे अच्छे अच्छे से आते हैं, ठीक है? जो आप अच्छे से लिख पा रहे हैं, आपका टाइम बचेगा और जो चीज़ें नहीं बन रही हैं, आप उनको बिल्कुल छोड़ सकते हैं। तो अपन अब स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। कल का जो सॉल्यूशन आपको शेयर कर दिया गया होगा पेपर का, सब तक पहुँच गया होगा, तो आप घर बैठे भी अपना उत्तर लेखन का एनालिसिस कर सकते हैं। अब सॉल्यूशन को अपन डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि कैसे अपने उत्तर को समझाया जा सकता है। तो हमारे सामने अभी कल की सॉल्यूशन जो आपको शेयर किया गया उसकी पीडीएफ है, तो आप इसको अपन एक-एक बारी-बारी से 2 मार्क्स के, 7 मार्क्स के क्वेश्चन या 10 मार्क्स के क्वेश्चन क्या करते हैं, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? धर्मगज। ठीक है? तो धर्मगज के बारे में आप क्या जानते हैं? देखिए, उन्होंने एक शब्द दे दिया गया है धर्मगज। ऐसे आपको कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे कि अगर कोई शब्द दिया गया है, तो आप उस शब्द के बारे में, उस विषय के बारे में क्या जानते हैं? सिर्फ पीएससी बस ये पूछना चाह रहा है कि आपका जो एक की पॉइंट है, इसके मेन की पॉइंट है, उसको उसको आप उत्तर में क्या करें? रिप्रेज़ेंट करें, उत्तर में लिखें। ठीक है? तो धर्मगज के बारे में कई सारे पॉइंट हो सकते हैं। तो एक ज़रूरी नहीं कि सारे स्टूडेंट एक जैसे ही पॉइंट लिखें। तो आप कोई भी 2 पॉइंट लिखिए, क्योंकि
शब्द सीमा कितनी है? 20 शब्द। ठीक है, आपको 2 या 3 लाइन दी जाती हैं 20 शब्द के लिए, तो आप समय बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, बस 2 पॉइंट लिख दीजिए। ठीक है, छोटे-छोटे से 2 पॉइंट लिख दीजिए अगर इसके बारे में आप जानते हैं तो। तो धर्मगद्य के बारे में आप 2 पॉइंट क्या जानते हैं? जैसे आप लिख सकते हैं कि ये नालंदा विश्वविद्यालय में स्थित एक विशाल पुस्तकालय था। ठीक है, तो एक छोटा-सा एक आपका एक सेंटेंस बन जाएगा, तो आपको 1 नंबर पूरा मिलेगा। ठीक है, आप 1 नंबर आपको और चाहिए, तो आपको 1 पॉइंट और ऐड कर देना है। तो इसमें इसकी विशेषता क्या थी? इसकी विशेषता के अंतर्गत आप लिख सकते हैं कि ये इसमें क्या था? प्राचीन पांडुलिपियाँ सुरक्षित रखी गई थी। ठीक है? या प्राचीन पांडुलिपियों का एक विशाल संग्रह था यहाँ पे। तो आप 2 पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आपको पूरे नंबर मिलेंगे और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने 2 पॉइंट लिखे तो पूरे 2 नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है? आपको क्लियर लिखना है, बस स्पष्ट लिखना है, जो पूछा गया है उसी के बारे में लिखना है। अगला क्वेश्चन है प्रस्थान त्रयी। ठीक है, अब प्रस्थान त्रयी आप कई सारे स्टूडेंट इसको परिभाषा के रूप में भी लिख सकते हैं, तो बिल्कुल आप परिभाषा के रूप में लिखना चाहें तो परिभाषा के रूप में भी लिख सकते हैं, और अगर आप 2 पॉइंट लिखना चाहें इसके बारे में तो 2 पॉइंट भी लिख सकते हैं। तो जैसा स्टूडेंट अपने टाइम को मैनेज कर पाता है समय बचाने के लिए, तो आप वैसा लिख सकते हैं। नंबर आपको कहीं ऐसे कटेंगे नहीं, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। बस अपन को शब्द सीमा का ध्यान रखना है और जो पूछा गया है वही लिखना है। तो प्रस्थान त्रयी के बारे में जैसे आप परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि वेदांत के जो मुख्य 3 स्तंभ है, उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र। उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र, इनको मिलाकर क्या होता है? एक प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। तो आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हो। पॉइंट रूप में लिखना चाहें तो पॉइंट रूप में देखो यहाँ भी लिखे हुए हैं, वेदांत के 3 मुख्य स्तंभ उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र हैं, और प्रवृत्ति एवं निवृत्ति दोनों मार्गों का क्या है? तात्विक विवेचन किया गया है इसके अंतर्गत। तो आप जैसे लिखना चाहें वैसे इसको लिख सकते हैं। तीसरा है सियासतनामा। तीसरा है सियासतनामा। अगला क्वेश्चन है सियासतनामा। अब सियासतनामा में आप 2 पॉइंट क्या लिखेंगे? एक तो ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो देखो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है? मध्यकालीन इतिहास का क्या है? कोई किताब है या ग्रंथ है। ठीक है? तो आप अगर किसी को क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो थोड़ी-सी भी जानकारी है तो आप 1 पॉइंट तो ऐड करके आ ही सकते हैं, वो गलत नहीं माना जाएगा। बट आपको नंबर कुछ ना कुछ तो मिलेंगे ही, अगर उसके बारे में आप जानते हो। बिल्कुल नहीं जानते तो आप छोड़ सकते हैं। तो सियासतनामा में आप ऐसा क्या लिखेंगे? एक तो इसके लेखक का नाम लिख सकते हैं, हमें तो 2 ही पॉइंट लिखने हैं ना, तो आप तो एक तो इसके लेखक का नाम लिख सकते हैं, है ना? तो 1 पॉइंट यहाँ से आपका कवर हो जाएगा कि लेखक कौन है? निजामुल मुल्क। तो ये 1 पॉइंट ही आ गया। ठीक है? दूसरी इसकी इस पुस्तक की विशेषता क्या है? इसमें किसका विवरण किया गया है? इसकी क्या खासियत है इस पुस्तक की? तो आप लिख सकते हैं कि ये धर्म और राजनीति से संबंधित क्या है? एक पुस्तक है। तो आप 2 पॉइंट आपके वहाँ क्लियर हो जाएँगे। और अगर आप परिभाषा के रूप में लिखना चाहें तो परिभाषा के रूप में भी लिख सकते हैं कि निजामुल के द्वारा 11वीं शताब्दी में फारसी में लिखित धर्म एवं राजनीति की क्या है? पुस्तक है। ठीक है? और एक्स्ट्रा जानकारी के लिए यहाँ पे और भी पॉइंट मेंशन किए गए हैं। तो इसलिए किए जाते हैं कि जैसे आप मॉडल आंसर पढ़ते हैं, आपने जो उत्तर लिखे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि वो पॉइंट इसमें मिलें आपको, तो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट इसलिए ऐड किए गए हैं कि आपको बस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाए, कि आपको 2 पॉइंट के अलावा 3-4 पॉइंट उसके याद रहें, कि कल के दिन आपको प्रश्न में ये मिल जाता है आपके टेस्ट पेपर में या एग्ज़ाम में, तो आप इसको ईज़िली क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सौधनी अभिलेख। सौधनी अभिलेख, इसके बारे में आपको क्या 20 शब्दों में लिखना है? तो सौधनी अभिलेख, एक तो ये अवस्थिति आप लिख सकते हैं कि भैया ये कहाँ स्थित है, कहाँ इसका विवरण किया गया है, किस जिले में है मध्य प्रदेश के। तो आप लिख सकते हैं कि भैया एक तो कहाँ है, ये मंदसौर में है। ठीक है? तो इसकी आपने जगह मेंशन कर दी कि कहाँ का है, ये मंदसौर का है, मंदसौर में है ये अभिलेख या स्तंभ लेख। और दूसरा इसकी विशेषता क्या है कि इसके बारे में, इसके अंतर्गत किसका जिक्र किया गया है? मेहर कुल पर यशोधर्मन की विजय का इसमें उल्लेख किया गया है। तो आप 2 पॉइंट लिख सकते हैं। और अगर इसमें से आपको कोई 1 पॉइंट नहीं बन रहा है, तो जैसे आपको लेखक का नाम है कि भैया ये किसने लिखा है, तो लेखक कवि बासुल है, तो 1 पॉइंट आप लेखक भी लिख सकते हैं। सिर्फ हमें तो 2 पॉइंट लिखना है, आपको 2 पॉइंट से मतलब होने चाहिए, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर लेना है। और मिनिमम जो आपकी शब्द सीमा, 1 शब्द में भी उत्तर खत्म कर सकते हैं, और अधिकतम कितनी है? 20 शब्द है। तो लेखक क्या है? कवि बासुल। और दूसरे में इसकी विशेषता लिख सकते हैं कि ये यशोधर्मन का क्या है? यशोधर्मन की विजय का इसमें क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। और आपको ये पॉइंट नहीं पता है, तो लेखक और इसकी जगह का नाम भी लिख सकते हैं। तो कोई भी 2 पॉइंट आप जो चाहें वो लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है राजशेखर। ऐसे ही राजशेखर के बारे में आप क्या जानते हैं? ठीक है? कोई अगर बोलेगा कवि हैं, ठीक है?
कोई उनकी रचना पता होगा तो आप मेंशन कर सकते हैं 2 पॉइंट कि ये इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, बाल रामायण, बाल भारत, कर्पूर मंजरी या विशाल भंजी का काव्य मीमांसा। तो जरूरी नहीं है सारी रचनाएं लिखें, आप एक रचना भी लिख के आ जाएंगे तो भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा। जरूरी नहीं है कि इनकी 2-4 रचनाएं लिखो या जितनी रचनाएं इन्होंने लिखी हैं सारी लिखो, आप कोई एक रचना भी मेंशन करेंगे तो भी आपको 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। और दूसरी 1 नंबर और लेने के लिए आप क्या कर सकते हैं, कोई भी एक पॉइंट जो इनके बारे में आप जानते हैं, जैसे त्रिपुरी राज्य में कलचुरी राजा युवराज के दरबार में क्या थे, कवि थे, उनके संरक्षण में थे, और कन्नौज के प्रतिहार शासक महेंद्रपाल एवं महिपाल के संरक्षण में भी ये कवि रहे हैं। तो आप कोई एक पॉइंट और मेंशन कर सकते हैं जो भी आपको ठीक लगे। इन्होंने अगर एक्स्ट्रा कुछ और आपको इनके बारे में जानना है तो देखो 1 पॉइंट और मेंशन कर दिया गया है, समकालीन राजनीति एवं सांस्कृतिक इतिहास का मूल स्रोत, ठीक है, इनके रचनाओं में मिलता है। तो ये आप समझिए कि हम कैसे आपको लिखना है 2 नंबर में या कितने शब्दों में आपको आंसर आप लिख सकते हैं। तो हम दोनों तरीके से बता रहे हैं कि स्टूडेंट की अपनी अपनी इच्छा है कि जैसे ही वो लिखना चाहे वैसे लिख सकते हैं, हमें बस समय बचाना है और उत्तर कम से कम शब्दों में लिखना है। अगला क्वेश्चन है, परिव्राजक वंश के किस शासक ने दाहल क्षेत्र पर राज किया। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चन में आपको बहुत देखिए समय नहीं बचाना है और बिल्कुल तनाव भी नहीं लेना है कि सिर्फ इन्होंने नाम पूछा है, किस शासक ने, किस शासक का नाम पूछा है, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे मॉडल आंसर में आपको जो 2-4 पॉइंट दिए गए हैं वो आपकी जानकारी के लिए दिए गए हैं कि इनके बारे में आपको कुछ 2-4 पॉइंट और पता चल जाए, आपकी जानकारी में रहें, ठीक है। लेकिन हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सिर्फ इन्होंने शासक का नाम पूछा है, ठीक है, बिल्कुल फैक्चुअल जानकारी पूछी है। आपको एक शब्द में उत्तर यहाँ पे खत्म करना है, सिर्फ शासक का नाम लिखना है, ठीक है। कौन है शासक, संजोग, ठीक है। तो आपको ये पूरी लाइन भी नहीं लिखनी है कि परिव्राजक वंश के संजोग नामक शासक ने दाहल क्षेत्र पर राज किया, ये पूरी लाइन लिखने का कोई मतलब नहीं है, समय वेस्ट नहीं करना है। आप एक शब्द में उत्तर यहाँ पे खत्म कर सकते हैं, सीधा शासक का नाम लिखना है। समझ में आ रहा है, ये बिल्कुल फैक्चुअल स्टैटिक जानकारी उन्होंने पूछी है, तो ऐसे उत्तर में आपको समय बचाना है। अगला है व्हिटली आयोग। व्हिटली आयोग हमें तो सिर्फ 2 नंबर चाहिए, तो 2 नंबर के लिए आप व्हिटली आयोग के बारे में क्या जानते हैं। एक तो इनकी किस मतलब अध्यक्षता किसने की थी, तो आप लिख सकते हैं कि इनके अध्यक्ष कौन थे। तो शॉर्ट में लिखा है व्हिटली आयोग, तो इनकी पूरे जो अध्यक्ष का नाम है सर जॉन हेनरी व्हिटली। तो एक तो इनके अध्यक्ष का नाम लिख सकते हैं, 1 पॉइंट यहाँ से कवर हो जाएगा। दूसरा, जो ये आयोग बना था किसके लिए बनाया गया था, इन्होंने क्या सिफारिश की थी, तो एक उनकी सिफारिश लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि श्रम की स्थितियों की जांच हेतु इस आयोग का क्या किया गया था, गठन किया गया था, ठीक है। और इनकी सिफारिश पर श्रम कानून में सुधार हुए। तो आप 2 पॉइंट लिखने के लिए आप कोई भी 2 पॉइंट मेंशन कर सकते हैं। अरब विप्लव आंदोलन, अरब विप्लव आंदोलन एक तो इनका वर्ष बता सकते हैं आप कि कब हुआ था, ये अगर आप जानते हैं वर्ष, वर्ष अगर आपको याद नहीं है तो ये किस क्षेत्र में हुआ था, ठीक है, तो आप वो क्षेत्र का नाम लिख सकते हैं। तो जैसे ये केरल में हुआ था, केरल राज्य में हुआ था ये, ठीक है। एक इसका वर्ष 1888 है, तो आप 2 पॉइंट यहाँ से भी लिख सकते हैं, इसका वर्ष क्या था 1888। दूसरे पॉइंट में केरल क्षेत्र में किससे संबंधित था, ये निम्न जाति के उत्थान के लिए था ये आंदोलन, तो आप लिख सकते हैं। और भी एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें आप देखो दिख रहा होगा कि आप कैसे पॉइंट बना सकते हैं कि ये किसके नेतृत्व में हुआ था, नारायण गुरु के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था, तो आप नेतृत्वकर्ता भी लिख सकते हैं। तो कोई भी 2 पॉइंट आप इसमें ऐड कर सकते हैं। एक जैसे वर्ष हो गया 1 पॉइंट, किस क्षेत्र से संबंधित था, केरल क्षेत्र से संबंधित था, 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट आपको हम बता रहे हैं कि ये निम्न जाति के उत्थान के लिए था। चौथा पॉइंट हो गया नारायण गुरु के नेतृत्व में आंदोलन हुआ। देखो 4 पॉइंट हो गए, अब इसमें 2 पॉइंट कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो समझ में आ रहा है कि आप कैसे समय बचाना है, आपको उत्तर लेखन कैसे करना है। तो आपके यहाँ पे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे उत्तर लेखन को लेके। अगला क्वेश्चन, महादेव गोविंद रानडे। तो महादेव गोविंद रानडे के बारे में कई सारी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। हमें तो सिर्फ 20 शब्दों में अपना उत्तर खत्म करना है। तो आप लिख सकते हैं, पहला जैसे पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण के जनक थे, ये प्रार्थना समाज से जुड़े हुए व्यक्ति भी रहे हैं। समाज सुधार के क्षेत्र में इन्होंने कई सारे कार्य किए। तो आप 2 पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, संत सिंगा जी का साहित्य में योगदान। ठीक है, साहित्य में योगदान पूछा है। साहित्य में योगदान मतलब जो है पीएससी पूछना चाह रहा है कि इन्होंने कौन कौन से साहित्य लिखे हैं, इनका योगदान किस साहित्य में रहा है।
तो आप इनके साहित्य के संदर्भ में आप इनकी जैसे जो रचनाएँ हैं, ठीक है? जैसे खेमदास ने परचरी ग्रंथ में इनकी रचनाओं का क्या किया? संकलन किया है। तो इनका साहित्य में योगदान एक परचरी ग्रंथ हो गया। दूसरा क्या होगा? श्री राम परिहार ने भी इनके ऊपर एक पुस्तक लिखी है, कहे जन सिंगा। इसमें 108 पदों का क्या है? संग्रह है। तो आप साहित्य में योगदान के रूप में इनसे जो भी इनकी रचनाएँ हैं, इनके संकलन है, उनका ज़िक्र कर सकते हैं। और ये कवि समकालीन नेवाड़ी भाषा में काव्य रचना इन्होंने की। ठीक है? तो 2 पॉइंट यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है रेड क्लिफ योजना। रेड क्लिफ योजना के बारे में आप क्या जानते हैं? ठीक है? तो एक तो पहला ये योजना कब बनी थी, तो आप इसका जो वर्ष है वो उसका ज़िक्र कर सकते हैं। दूसरा, एक किसके संदर्भ में योजना बनाई गई थी, किस लिए योजना बनाई गई थी, तो आप वहाँ पे एक पॉइंट मेंशन कर सकते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत-पाकिस्तान सीमा के निर्धारण हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में गठित सीमा आयोग। अब देखिए पूरा लाइन इतनी बड़ी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे मेंशन की हुई है कि आप 2 पॉइंट इसमें से कैसे निकाल सकते हैं। तो आप सिंपल लिख सकते हैं कि भारत-पाकिस्तान सीमा के निर्धारण हेतु गठित योजना, ठीक है? तो 1 पॉइंट यहाँ हो गया। दूसरा, एक योजना कब बनी थी, तो एक वर्ष आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग, इसको भी अब समझ में आ गया होगा कि अब इसमें आप कैसे आपको उत्तर लिखना है। तो एक तो पहला कि ये आयोग कब बना था, तो 22 दिसंबर 1953 में बना था, ठीक है? फिर किसकी अध्यक्षता में बना था, तो अध्यक्ष कौन थे? फजल अली, न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में आयोग का क्या हुआ था? गठन हुआ था। ठीक है, 2 पॉइंट यहीं से निकल के आ गए। ठीक है, आपकी अन्य इन्फॉर्मेशन के लिए जैसे इसमें अन्य सदस्य कौन थे? जगन्नाथ कुंजरू, के.एम. पणिक्कर। ठीक है, चौथे पॉइंट के रूप में आप क्या इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि इनकी रिपोर्ट के आधार पे राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था। इनकी रिपोर्ट या सिफारिश के आधार पे राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में क्या किया गया था? पारित किया गया था। तो आप इसमें कोई भी 2 पॉइंट जो आपकी इच्छा हो वो लिख सकते हैं। ठीक है, सारे स्टूडेंट जरूरी नहीं सारे स्टूडेंट सब एक जैसा ही लिखें, कोई भी 2 पॉइंट जो भी स्टूडेंट लिखेंगे उनको पूरे 2 नंबर मिलेंगे। सिंगोरगढ़, अगला क्वेश्चन है सिंगोरगढ़। तो सिंगोरगढ़ एक शब्द दे दिया उन्होंने, तो सिंगोरगढ़ के बारे में आप क्या जानते हैं? कोई बोलेगा ये किला है, तो हाँ भैया वो भी ठीक है, किला है भैया ये, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप उसमें लिख सकते हैं कि इसकी अवस्थिति कहाँ है, किस जिले में है मध्य प्रदेश के, वर्तमान किस जिले में है, तो आप वो भी लिख सकते हैं कि वर्तमान में दमोह जिले में है, ठीक है। और किसने इसको राजधानी बनाया था, किसने इसको या किसने इस पे विजय हासिल की थी, तो दोनों पॉइंट आप लिख सकते हैं कि संग्राम साहब ने भी इसको विजित किया था और एक पॉइंट दलपत साय ने इसको अपनी राजधानी भी बनाया था। तो जो भी आपकी इच्छा हो 2 पॉइंट आप लिख सकते हैं। तो दमोह स्थित गोंडवाना रियासत का सुरक्षित किला है। दलपत साहिब रानी दुर्गावती का विवाह भी यहीं हुआ था। आप ये भी एक पॉइंट लिख सकते हैं। दलपत साय ने इसे अपनी राजधानी बनाया। तो जो भी आपकी इच्छा है आप 2 पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और इसको परिभाषा के रूप में लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। देखिए हम पॉइंट बता रहे हैं जैसे आपका थोड़ा सा समय बच जाए। आप इसको परिभाषा के रूप में भी लिखेंगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। आप 2 लाइन पूरी लिखेंगे 20 शब्दों में तो भी आपको यहाँ पे नंबर मिल जाएंगे कि सिंगोरगढ़ दमोह स्थित गोंडवाना रियासत का एक सुरक्षित किला है जिसे दलपत साय ने अपनी राजधानी बनाया था। तो आप देखिए पूरा 1-2 लाइन में अगर पॉइंट में नहीं लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। हम दोनों तरीके से बता रहे हैं कि किसी स्टूडेंट को डाउट ना रहे, जो जैसा लिखना चाहे वैसा लिख सकता है, नंबर उसको पूरे मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है बघेलखंड के इतिहास को जानने के प्रमुख साहित्यिक स्रोत। अब देखो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इन्होंने पूछी है, सिर्फ साहित्यिक स्रोत पूछा है, आपको कुछ नहीं लिखना है। बघेलखंड के इतिहास के बारे में जो भी साहित्यिक स्रोत हैं बस उनके नाम लिखने। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आप 2 साहित्य लिख दीजिए, दो जो साहित्यिक स्रोत हैं, ठीक है, या काव्य ग्रंथ हैं। जैसे एक वीर भानुदय काव्यम तारीखे बघेलखंड। इनके आप लेखक या जो भी रचनाकार है उनका नाम नहीं भी जानते हैं तो भी चलेगा, ठीक है, सिर्फ हमें साहित्यिक स्रोत पता है तो भी आप लिख के आ जाएंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। एक साहित्यिक स्रोत इसलिए लिखा है कि आपको पता होना चाहिए, चलो ठीक है, ये भी एक साहित्यिक स्रोत है, रीवा स्टेट गजेटियर। तो इनमें से कोई भी 2 लिख के आ जाएंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। महादजी सिंधिया, अगला क्वेश्चन है महादजी सिंधिया। तो बस 20 शब्दों में लिखना है कि महादजी सिंधिया के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये सिंधिया रियासत के वास्तविक संस्थापक थे, ठीक है। शाह आलम द्वितीय की सत्ता दिल्ली में स्थापित की। लाखेरी युद्ध 1792 में तुकोजीराव होलकर को परास्त किया। सालबाई की संधि 1782 द्वारा स्वतंत्र शासक घोषित किया गया था। जो भी आप 2 पॉइंट लिख सकते हैं आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं अपने उत्तर में। ठीक है, अब आते हैं
7 नंबर की जो क्वेश्चन है उनको कैसे अपन को टैकल करना है, कैसे उसमें उत्तर लेखन लिखना है। बस हमें जो अपने की पॉइंट अपन ने स्टार्टिंग में डिस्कशन किए थे उनको जरूर याद रखना है कि वो की पॉइंट कहीं अपने प्रश्न में दिख रहे हैं क्या। ठीक है, तो अपन को उनको पकड़ना है कि भैया क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। तो अगला क्वेश्चन है ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक स्थिति का उल्लेख करें। देखिए यहाँ पे उल्लेख आ गया या विवरण आ गया या व्याख्या आ गया, कुछ भी शब्द मिल सकता है। सबका मतलब एक ही है ना कि आपको उनको क्या करना है, व्याख्या करनी है। और व्याख्या कैसी करनी है कि जो पूछा गया ऋग्वैदिक कालीन, ऋग्वैदिक काल की बात कर रहे हैं तो ऋग्वैदिक कालीन क्या दशाएं थी धार्मिक स्थिति के अंतर्गत, वो यहाँ पे आपको मेंशन करनी है। तो आप कुछ स्टूडेंट अगर लिखना चाहे तो आप पॉइंट रूप में भी एक एक करके लिख सकते हैं। कोई डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना चाहे तो वो भी लिख सकता है कि क्या दशाएं थी। ठीक है, तो उसमें कोई अंतर नहीं रहेगा, आपको बस वही लिखना है जो पूछा गया है। शब्द सीमा इसमें कितनी है बस ध्यान रखना है। 7 नंबर का सवाल है तो 7 नंबर के सवाल में शब्द सीमा जो दी गई है वो 60 शब्द दी गई है। तो अब यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। देखिए ऋग्वेदिक कालीन धार्मिक स्थिति जटिल थी। ठीक है, प्रारंभ में बहुदेववाद का प्रचलन था यहाँ पे। ठीक है, बहुदेववाद जैसे आपने पढ़ा होगा, जैसे प्रकृति की शक्तियों का क्या किया इन्होंने, दैवीकरण किया। ठीक है, तो उसी को बहुदेववाद कहा गया। यास्क ने निरुक्त में पहले देवताओं की संख्या 3 बताई, जो 3 लोगों के स्वामी थे। बाद में प्रत्येक लोक में 11 देवताओं का निवास मानकर उनकी संख्या 33 हो गई। ठीक है, ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको पता है तो जिक्र कर सकते हैं। और उसके अंतर्गत आप क्या है इसमें पॉइंट, पृथ्वी के देवता के रूप में कौन कौन थे यहाँ पे, अग्नि सोम पृथ्वी बृहस्पति आदि। अंतरिक्ष के देवता के रूप में यहाँ कौन विद्वान थे, इंद्र रुद्र मरुत पर्जन यम प्रजापति इत्यादि। और आकाश के देवता के रूप में सूर्य वरुण मित्र उषा इत्यादि। तो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं एक पॉइंट के रूप में। ठीक है, कि ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक स्थिति के अंतर्गत जो देवताओं को जिक्र है। ठीक है, पृथ्वी के देवता, अंतरिक्ष के देवता और आकाश के देवता। ऋग्वैदिक देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतिनिधि हैं जिनका मानवीकरण किया गया, मानवीकरण या दैवीकरण किया गया। ठीक है, इनमें पुरुष देवताओं की प्रमुखता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में एकेश्वरवाद के दर्शन होते हैं। ठीक है, ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। मैक्स मुलर ने इसे हिनोतोज में कहा है, ऋग्वैदिक धर्म में देवताओं की कल्पना पशु के रूप में भी मिलती है, जैसे सूर्य को अश्व एवं इंद्र को वृषभ। ऋग्वैदिक काल में मूर्ति पूजा एवं मंदिरों का उल्लेख नहीं मिलता है। देखिए ये इन्फॉर्मेशन अच्छी है कि ऋग्वैदिक काल में मूर्ति पूजा और मंदिरों का उल्लेख नहीं था। ऐसे प्रकृति की शक्ति को क्या करते थे, दैवीकरण करते थे। ठीक है, वर्षा हो रही है तो वर्षा के रूप में वरुण को भगवान मान लिया, है ना। अग्नि कहीं लग रही है, जंगलों में आग लग रही है तो इन्होंने अग्नि को एक देवता के रूप में पूजना शुरू कर दिया। तो ऐसे ये लोग क्या किया, प्रकृति की शक्तियों को क्या किया, दैवीकरण किया। और धार्मिक स्थिति के अंतर्गत इसमें क्या था, लौकिक जो इनका उद्देश्य था वो लौकिक था, पर लौकिक नहीं था, आध्यात्मिक नहीं था। ये लौकिक शक्तियों के लिए, लौकिक लाभ के लिए क्या करते थे, ये उपासना करते थे। ठीक है, उपासना रीति स्तुति पाठ एवं यज्ञ पर आधारित थी। उपासना का उद्देश्य लौकिक था, पर लौकिक नहीं। लोग आध्यात्मिक उत्थान या जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति हेतु पूजा पाठ नहीं करते थे। मतलब ये आध्यात्मिक यहाँ पे वो नहीं देखी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बलवन के राजत्व सिद्धांत का संक्षिप्त विवरण कीजिए। समझ में आ गया। बस हमें कम शब्दों में अपना उत्तर खत्म करना है और जो पूछा गया हमें बस वो ही लिखना है वहाँ पे। अगला क्वेश्चन, बलवन के राजत्व सिद्धांत का संक्षिप्त विवरण कीजिए। तो इसके अंतर्गत आप अगर निष्कर्ष लिखना चाहें, देखिए वहाँ भी ऋग्वेद वाले क्वेश्चन में भी अगर आप निष्कर्ष लिखना चाहें तो जरूर लिखिए। ठीक है, ऐसा कुछ मना ही नहीं है कि निष्कर्ष आप नहीं लिख सकते। या इंट्रोडक्शन भी आप उसमें निष्कर्ष भी लिखना चाहें, इंट्रोडक्शन भी लिखना चाहें, भूमिका भी लिखना चाहें तो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी जैसे अगले क्वेश्चन में भी बलवन वाले में भी बलवन के राजस्व सिद्धांत का संक्षिप्त विवरण कीजिए, तो यहाँ भी आप भूमिका लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि चलो आप भूमिका लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन भूमिका हमेशा याद रखना है। 7 नंबर के सवालों में भूमिका कभी भी 2 लाइन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपकी शब्द सीमा को भी ध्यान में रखना है। 60 शब्द हैं, अगर आप 2 लाइन लिख रहे हैं तो मतलब करीब करीब आप 20 शब्द तो भूमिका में ही खत्म कर रहे हैं। तो आप बचे हुए जो 40 शब्द हैं उनको आप उत्तर खत्म करना पड़ेगा, आपकी जो है विषय वस्तु है उसके अंतर्गत। ठीक है, लेकिन अगर आप भूमिका लिख रहे हैं तो बस उससे संबंधित ऐसी भूमिका लिखें कि हाँ आपके उत्तर को सूट करे, तो भूमिका आप लिख सकते हैं। और नहीं भी लिखना है तो भी चलेगा, ऐसा नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। बलवन के राजस्व सिद्धांत का संक्षिप्त विवरण कीजिए। तो भूमिका के अंतर्गत आप लिख सकते हैं कि बलवन के राजस्व सिद्धांत का स्वरूप फारस के राजस्व से प्रेरित था, जिसके मुताबिक राजा धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि था, जिसे नियामत खुदाई एवं ईश्वर का प्रतिबिंब दिल्ली इलाही कहा जाता था। ठीक है, तो आप भूमिका 2 लाइन में दे सकते हैं। राजस्व सिद्धांत के अंतर्गत क्या था, राजा धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि था। उसके राजस्व सिद्धांत उसकी वसाय से प्राप्त होता है। इसके अनुसार राजा का हृदय ईश्वर
कृपा का विशेष कोष है। तो ये उसके राजस्व सिद्धांत की विशेषता थी। और साथ में उन्होंने क्या किया, राजस्व सिद्धांत को प्रभावी बनाने के लिए ये बलबन ने क्या किया, नृत्य, संगीत, मद्यपान पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया तथा सिजदा, पवस, नवरोज जैसी प्रथाओं को क्या किया, शुरू की, या प्रथाओं का प्रचलन शुरू किया। दरबार में अत्यंत गंभीर हंसी मजाक पर पूर्ण प्रतिबंध, भय जागृत करने वाले अंगरक्षकों की नियुक्ति, राशि व्यवसायी पोशाक में ही मिलना, आम साधारण लोगों से वार्तालाप बंद किया। ये उनके राजस्व सिद्धांत के अंतर्गत क्या थी, कुछ विशेषताएं थी। तो अपने उत्तर लेखन में इनका क्या करना है, जिक्र करना है। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन, परमार वंश के राजा भोज द्वारा लड़े गए युद्धों का वर्णन। तो यहाँ पे सिर्फ युद्धों का वर्णन पूछा है, ठीक है। युद्धों के वर्णन के अंतर्गत आप सिर्फ इनके युद्धों को का वर्णन, जो जो युद्ध इन्होंने लड़े हैं, सिर्फ क्रमानुसार लिखें तो ज़्यादा सही है कि पहले कौन सा युद्ध लड़ा, ठीक है। ऐसा ना हो कि बाद का युद्ध आपने पहले लिखा, पहले का युद्ध आपने बाद में लिखा। क्रम के अनुसार लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। बाकी तो आप अगर या उस टाइम पे जो समय का जो दबाव रहता है कि अगर आपको क्रम याद नहीं आ रहा है तो आप नाम लिख के भी आ जाएंगे तो ठीक है, नंबर तो मिलेंगे ही आपको। तो इनके युद्धों के अंदर है कोंकण विजय। कोंकण विजय के अंतर्गत उसने दक्षिण में सिलाहार वंशीय केसी देव को हराया। कोंकण विजय के अंतर्गत त्रिपुर के कलचुरियों से युद्ध, तो उदयपुर अभिलेख तथा कलवन अभिलेख के अनुसार कलचुरी शासक गांगेयदेव को हराया, ठीक है। चंदेलों से युद्ध किया, चंदेल शासक विद्याधर को परास्त किया। तो युद्धों का वर्णन करना है तो जो जो युद्ध राजा भोज द्वारा लड़े गए हैं उनका जिक्र करना है, और किससे हुए वो युद्ध तो आप वो मेंशन जरूर करें। कच्छपघात वंश से युद्ध हुआ, कच्छपघात वंश से ग्वालियर के सरिस्वा अभिलेख के मुताबिक उसने कच्छपघात वंश के शासकों को क्या किया, परास्त किया। कन्नौज शासक यशपाल से भी उसका युद्ध हुआ। शाकंभरी के चौहान वीरराम को युद्ध में मार डाला। मेवाड़ के गोयलों को पराजित किया। तो क्रम अनुसार आप उनके युद्धों का वर्णन कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, प्राचीन भारतीय इतिहास में नागवंश के योगदान का उल्लेख करें। उल्लेख मतलब व्याख्या या विवरण, ठीक है। तो यहाँ भी आप जैसे भूमिका लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि नागवंश का संस्थापक वृषनाग था, और विदिशा में इनकी क्या थी, राजधानी थी, या विदिशा में इन्होंने अपनी राजधानी स्थापित की। तो ये एक भूमिका के अंतर्गत 2 लाइन के अंतर्गत आप इसमें इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, ठीक है। फिर नागवंश के योगदान का उल्लेख कहाँ से मिलता है, ठीक है, मुख्य स्रोत क्या है उनका आप जिक्र कीजिए, ठीक है। मुख्य स्रोत के अंतर्गत सिक्के, पुराण और प्रयाग प्रशस्ति से जानकारी मिलती है, नागवंश की जानकारी, ठीक है। तो एक पॉइंट यहाँ पे आपको क्या करेगा, उत्तर लेखन में क्या करेगा, सहायता करेगा कि आप क्या दर्शाना चाह रहे हैं, क्या पूछा गया है, ठीक है। तो ये अब यहाँ से निकल के क्या क्या आता है, देखिए सिक्के, पुराण, प्रयाग प्रशस्ति मिल रही है नागवंश की, तो इनकी अर्थव्यवस्था का जिक्र मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो अर्थव्यवस्था में भी इनका क्या है, योगदान रहा होगा, तभी सिक्के और जो पुराण है, पुराण क्या दिखाता है कि इनका साहित्य में योगदान रहा होगा, या साहित्य में भी इन्होंने काम किया होगा। और जानकारी क्या मिलती है, गुप्तों के उदय से पूर्व उत्तर एवं मध्य भारत में एक केंद्रित राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नाग शासकों द्वारा स्थापित की गई थी। तो राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था भी क्या थी, इनके समय स्थापित की गई। तो इनका योगदान था कहीं ना कहीं। इनके द्वारा समकालीन शक्तिशाली राजवंश वागटक एवं गुप्तों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए। पद्मावती से प्राप्त सुंदर कलात्मक मूर्तियों से उनके नृत्य, वादन, संगीत प्रेमी होने का पता चलता है। भारत की सांस्कृतिक धरोहर को पद्मावती ने ही सुरक्षित रखा है। तो इनका योगदान कहाँ रहा है, कला में भी रहा है कहीं ना कहीं। तो योगदान के अंतर्गत आप चाहें तो बिंदु भी बना सकते हैं कि योगदान कहाँ कहाँ रहा है। जैसे आपने देखा है कि राजतंत्र में या प्रशासन में योगदान रहा है, या राजनीतिक योगदान रहा है, प्रशासन या राजनीति में, ठीक है। तो एक आपका पॉइंट में भी दर्शा सकते हैं। दूसरा, कला के क्षेत्र में भी रहा है ना, साहित्य के क्षेत्र में भी रहा है, और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी सिक्के वगैरह जो मिले हैं, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी इनका योगदान रहा है। और व्यापार वाणिज्य में भी देखिए, अगला जो वो पॉइंट है, पद्मावती सांस्कृतिक धार्मिक स्थल होने के साथ साथ व्यापार का भी एक बड़ा केंद्र था। तो कहीं कहीं इनका योगदान व्यापार में भी रहा है। तो आप ये पॉइंट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि ऐसे जो आपको मॉडल आंसर दिया गया ऐसे भी आप लिखें, आप जैसे स्टूडेंट लिखना चाहे वैसे लिख सकते हैं कि किस किस क्षेत्र में योगदान है। तो आप उनके एक की पॉइंट बना लीजिए कि प्रशासन राजनीति में क्या योगदान है, कला के क्षेत्र में क्या योगदान है, साहित्य के क्षेत्र में क्या योगदान रहा है, या अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में क्या योगदान रहा है, आप उनकी व्याख्या कर दीजिए। तो हमें यही तो पूछा है, प्राचीन भारतीय इतिहास में नागवंश के योगदान का उल्लेख करें, तो हमें विवरण देना है कि किस किस क्षेत्र में उनका योगदान रहा है।
समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन क्या है? अनेक दृष्टियों में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम सती प्रथा का तार्किक परिणाम था, टिप्पणी कीजिए। अब ऐसे क्वेश्चनों में देखिए, जब अब कोई कथन आ रहा है तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, उस कथन को पहले समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, कि क्या कहना चाह रहा है वो प्रश्न। ठीक है, तो आप उस कथन को फिर आप तोड़ के देखिए, आप तोड़ दीजिए कि वो कथन का आशय क्या निकल सकता है। ठीक है, फिर उसका उत्तर लिखिए। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम सती प्रथा का तार्किक परिणाम था। ठीक है, कहना चाह रहा है कि सती प्रथा का जैसे ही अंत हुआ, ठीक है, विलियम बेंटिक के समय, तो सती प्रथा के बाद सामाजिक स्थिति जो थी स्त्रियों की, क्या देखने को मिली। ठीक है, और उनकी जो दशा थी समाज में, उसका जिक्र आपको करना है। ठीक है, उसके बाद फिर जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया है, उसने स्त्रियों की दशा में क्या सुधार कार्य किए, आपको दोनों बातें मेंशन करनी है। तो समझ में आ रहा है कि तभी तो उसका तार्किक परिणाम समझ में आएगा कि सती प्रथा का अंत होने के बाद समाज में स्त्रियों की क्या दशा रही, उसके बाद उसमें विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जब आया तो उसमें क्या सुधार देखने को मिले। तभी आप एक निष्कर्ष रूप में लिख सकते हैं कि हाँ, सती प्रथा अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम सती प्रथा का तार्किक परिणाम था। तो अब यहाँ पे भूमिका के अंतर्गत आपको लिखना शुरुआत करनी है, तो भूमिका कैसे कर सकते हैं कि एरन अभिलेख से प्राप्त साक्ष्य अनुसार भारत में सती प्रथा की कुरीति प्राचीन काल से प्रचलित रही है, जिसने सामाजिक विद्रूपता का रूप धारण कर लिया। यह सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य एरन अभिलेख में देखने को मिलते हैं। तो जैसे भी आप भूमिका लिखना चाहें आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं। फिर आप जो आपकी मेन थीम है, जो आपको उत्तर में लिखना है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम सती प्रथा का तार्किक परिणाम था। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन को तोड़ के लिखिए कि सती प्रथा के अंत के बाद समाज में स्त्रियों की क्या दशा थी। तो समाज में स्त्रियों की क्या दशा थी, वहाँ पे आप 2-3 पॉइंट लिख दीजिए, क्योंकि हमारे पास शब्द सीमा भी ध्यान में रखनी है, 60 शब्द हैं। तो आप लिख सकते हैं कि उनको श्वेत वस्त्र धारण करने होते थे, केस मुंडवाने की प्रथा एक चालू हो गई थी, है ना? धार्मिक समारोह से उनको दूर रखा जाता था और कष्टपूर्ण जीवन जीने के लिए उन्हें मजबूर किया जाता था, उन्हें या गाँव के बाहर अलग से निवास स्थान दिया जाता था। तो ये उनकी स्थिति होती थी समाज में। तो इसी स्थितियों को सुधारने के लिए, जैसे सती प्रथा का अंत हुआ तो विधवाओं की संख्या समाज में बढ़ने लगी, तो बस इन्हीं स्थितियों को सुधारने के लिए क्या लाया गया, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया। तो किसके प्रयासों से, ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से लाया गया। तो इनकी ये स्थिति में क्या हुआ, समाज में सुधार देखने को मिला। तभी आप क्या है, एक निष्कर्ष में पहुंच सकते हैं कि हाँ, जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका हमने क्या किया, एक विवरण दे दिया। तो इस सती प्रथा उन्मूलन में तार्किक परिणाम के रूप में देखा जा सकता है। ये निष्कर्ष हो गया आपका, क्योंकि सती प्रथा पर रोक के बाद विधवाओं के सुरक्षित भविष्य हेतु यह अधिनियम नितांत आवश्यक था। तो आपका ये क्या हो गया, निष्कर्ष हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, ब्रिटिश शासन में भारतीय हस्तशिल्प के विनाश एवं उनके कारणों की चर्चा करें। अब ऐसे में अब यहाँ पे क्या है, ये भी एक कथन है, तो आपको कथन का अर्थ पता होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो जहाँ भी कथन आए तो आप भूमिका के अंतर्गत उस कथन को कम शब्दों में समझाने का प्रयास जरूर करें। ये कथन किसके बारे में बोला है, हस्तशिल्प के विनाश के बारे में बोल रहा है। ठीक है, और उसके कारणों की चर्चा भी इसकी करनी है। तो पहले हस्तशिल्प का विनाश के बारे में, या ब्रिटिश शासन में भारतीय हस्तशिल्प के विनाश का क्या अर्थ था, इसका अर्थ जैसे आपने पढ़ा होगा कि दादा भाई नेहरू जी ने औद्योगिकीकरण का सिद्धांत दिया था। ठीक है, वो हस्तशिल्प को लेके ही दिया था, या इनके उसके संदर्भ में कहा गया था। औद्योगिकीकरण मतलब भारतीय हस्तशिल्प का विनाश, या यहाँ के जो छोटे परंपरागत जो उद्योग थे उनका विनाश करना, और उसके बदले में आधुनिक उद्योग का विकास या ना लगाया जाए, आधुनिक उद्योगों को ना लगाया जाना। तो औद्योगिकीकरण का सिद्धांत किसने दिया था, दादा भाई नेहरू जी ने। तो आप 2 लाइन में लिख सकते हैं कि दादा भाई नेहरू जी ने औद्योगिकीकरण के सिद्धांत के अंतर्गत भारतीय हस्तशिल्प के विनाश की चर्चा की है, या यहाँ के परंपरागत उद्योगों के विनाश की चर्चा की है। अब इसमें था क्या कि भारतीय हस्तशिल्प के विनाश क्यों हुआ, उसके कारण बताने, तो आप पॉइंट में उसके कारण बता सकते हैं। ठीक है, तो कारण क्या-क्या थे, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति के बाद उपजे शक्तिशाली औद्योगिक वर्ग ने भारतीय हस्तशिल्प का सुनियोजित तरीके से विनाश किया। ब्रिटिश सरकार द्वारा ऐसे कानून बनाए गए जिससे भारतीय हस्तशिल्प के से निर्मित सामान की बिक्री विदेशों में कठिन हो गई। मशीनों से निर्मित सस्ती वस्तुओं की आई बाढ़ ग्रामीण हस्तशिल्प के विनाश का मूल कारण बनी। ये भी एक अच्छा पॉइंट है। और रजवाड़ों के समाप्त होने से भारतीय हस्तशिल्प के खरीदार एवं संरक्षक नहीं बचे। ये भी एक पॉइंट है। अगला एक पॉइंट आप लिख सकते हैं कि जैसे 1813 का जो अधिनियम आया था उसमें मुक्त व्यापार की नीति लागू की गई।
मुक्त व्यापार की नीति को अपनाया गया, इससे जो भी ब्रिटिश व्यापारी थे उनका भारत में क्या हुआ, प्रवेश हुआ, या भारत का दरवाजा सारे ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। तो जो मशीनियों से निर्मित जो वस्तुएं थी भारत के बाजार तक, जगह जगह कोने कोने तक पहुंची, और उनका सामना ये हस्त निर्मित जो भारतीय हस्तशिल्प से सामना नहीं कर पाए, जिससे उनका एक विनाश देखने को मिलता है। और रजवाड़ों के समाप्त होने से भारतीय हस्तशिल्प के खरीदार एवं संरक्षक भी नहीं बचे, क्योंकि भारतीय हस्तशिल्प कौन खरीदते थे, यहाँ के राजे रजवाड़े थे। अब ब्रिटिश के अंतर्गत जब उन पर कब्जा कर लिया गया उनके रजवाड़ों पे, तो अब वो खरीदार ही नहीं बचे, तो एक विनाश का कारण वो भी है। हस्तशिल्प के विनाश का परिणाम हुआ कि कृषि पर निर्भरता बढ़ी और भारत में गरीबी आई। एक आप निष्कर्ष के रूप में इसको पॉइंट बना सकते हैं, ये आपका निष्कर्ष हो गया कि हस्तशिल्प का विनाश होने से क्या हुआ कि जो भी बेरोजगार हुए वो किस में आ गए, कृषि के अंतर्गत आ गए, और कृषि पर निर्भरता बढ़ी। निर्भरता कैसे बढ़ी कि पहले ही जो भू राजस्व नीतियां लागू की गई थी उसके अंतर्गत क्या हुआ था कि कृषि पर दबाव पहले से था। भू राजस्व नीतियों के अंतर्गत जो लगान वगैरह देना पड़ता था किसानों को, तो कृषि पर दबाव पहले ही से था, खाद्यान्न का संकट था, और हस्तशिल्प के विनाश से बेरोजगारी और बढ़ी। तो ये भी कहाँ कूद पड़े, कृषि के अंतर्गत कूद पड़े, जितने भी बेरोजगार थे, कृषि पर दबाव बढ़ा। कृषि पर दबाव बढ़ने से भारत में गरीबी या अर्थव्यवस्था में कहीं कहीं गिरावट देखने को मिली। अगला क्वेश्चन, 1947 से 1956 के मध्य प्रदेश की स्थिति का उल्लेख कीजिए। अब देखिए उन्होंने समय सीमा दे दी, 1947 से 1956 की स्थिति बतानी है। तो 1947 के बाद जो अब यहाँ पे अब डायग्राम आप चाहें तो बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे डिमांड क्रिएट हो रही है कि आप डायग्राम के द्वारा भी इसको समझाया जा सकता है। अभी तक कहीं हमें ऐसा देखा नहीं क्वेश्चन कि जहाँ डायग्राम बनाया जा सकता है। अभी यहाँ पे आप डायग्राम समझा सकते हैं, ठीक है। जो 1947 के मध्य प्रदेश के जितने भी क्षेत्र थे, ठीक है, जैसे सीपी एवं बरार हो गया, मध्य भारत हो गया, विंध्य प्रदेश हो गया, भोपाल हो गया, तो आप डायग्राम में उनको जिक्र कर सकते हैं या दिखा सकते हैं डायग्राम के द्वारा। तो यहाँ पे एक आप बिल्कुल डायग्राम बना सकते हैं। तो उल्लेख करना है क्या कि पार्ट ए के अंतर्गत सीपी एवं बरार को रखा गया था, जिसकी राजधानी क्या थी, नागपुर थी। इसमें कितनी रियासतें थी, 15, और इनके राज प्रमुख कौन नियुक्त किए गए, कौन बनाया गया, पंडित रविशंकर शुक्ल। पार्ट बी मध्य भारत, पार्ट बी में रखा गया था, जिसकी राजधानी ग्वालियर, शीतकालीन राजधानी थी इंदौर, ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। कितनी रियासतें शामिल की गई, 25, और राज प्रमुख लीलाधर जोशी। हम इनको पॉइंट में भी लिख सकते हैं, यहाँ टेबल फॉर्म में लिखा है, तो आपको समझाने के लिए आप इनको पॉइंट में भी लिख सकते हैं कि सीपीएम बरार को पार्ट ए के अंतर्गत शामिल किया गया, जिसकी राजधानी नागपुर थी, और इनके राज प्रमुख कौन थे, पंडित रविशंकर शुक्ल, और इसमें 15 रियासतें शामिल की गई। पार्ट बी के अंतर्गत मध्य भारत, पार्ट सी के अंतर्गत विंध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी रीवा, रियासतें 28, और राज प्रमुख शंभुनाथ शुक्ल। पार्ट सी भोपाल को पार्ट सी में रखा गया था, राजधानी भोपाल ही थी, और एक ही रियासत थी भोपाल, और शंकर दयाल शर्मा को राज प्रमुख बनाया गया। ये 1947 के बाद की स्थिति है मध्य प्रदेश की, तो आप डायग्राम से भी इसको समझा सकते हैं। और 1956 तक की स्थिति की आपको जिक्र करना है, तो 1956 से पहले 19 क्या बना था, फजल अली आयोग का गठन हुआ था 1953 में, ठीक है, जिनकी रिपोर्ट के आधार पे या सिफारिश के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया था 1956 में। उस राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत ही 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का क्या हुआ, पुनर्गठन किया गया। इन रियासतों को मिला के कुछ क्षेत्रों को शामिल किया गया, कुछ क्षेत्रों को शामिल नहीं किया गया, तो आप उनका जिक्र यहाँ पे कर सकते हैं। और कौन कौन से ऐसे क्षेत्र थे जिनको शामिल किया गया और कौन क्षेत्रों को शामिल नहीं किया गया, ठीक है। जैसे ये राजस्थान के सरोज को विदिशा में शामिल किया गया, मंदसौर की सुनील टप्पा को राजस्थान में शामिल किया गया, और पारसी में बिना किसी परिवर्तन के मध्य प्रदेश में शामिल किया गया पारसी को। तो ये हो गया। और निष्कर्ष के रूप में वर्तमान मध्य प्रदेश में 55 जिले शामिल है, ठीक है। तो समझ में आ गया कि क्या लिखना है अपन को। अगला क्वेश्चन क्या है, 1952 के प्रथम आम चुनाव में भारत के समक्ष क्या क्या चुनौतियां थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सिर्फ चुनौतियां पूछी हैं, तो हमें सिर्फ चुनौतियों का जिक्र करना है। हमने जैसे कई स्टूडेंट की कॉपी देखी है, उसमें समाधान के 4-5 पॉइंट लिख दिए, चुनौतियां तो 2-3 ही जिक्र की है, ठीक है। तो जो पूछा गया है वो तो आपने बहुत कम लिखा है, बट आपने समाधान ज़्यादा लिख दिए। तो हमारा मेन फोकस किस पे होना चाहिए, क्वेश्चन ने में क्या पूछा गया है, भारत के समक्ष चुनौतियां पूछी हैं प्रथम आम चुनाव की, क्यों क्या चुनौतियां उस समय देखी गई हैं। तो समाधान आप भले ही निष्कर्ष में दे दो 2 लाइन में, तो आप वहाँ समाधान लिख सकते हैं, बट मेन फोकस किस पे, चुनौतियां हैं। जो पूछा गया है हमें बहुत ज़्यादा मतलब मेंशन करना है अपनी उत्तर लेखन में। तो चुनौतियां पूछी हैं, तो चुनौतियां क्या कहती हैं, देखिए भूमिका के अंतर्गत आप चाहो तो लिख सकते हो कि आज़ाद भारत के प्रथम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से
21 फरवरी 1952 के मध्य हुए। यह उस समय का सबसे बड़ा चुनाव था। तो आप 1-2 लाइन में आप भूमिका दे सकते हैं। उसके बाद आप मेन अपनी बॉडी पे आ जाइए, क्या पूछा गया है? तो मुख्य चुनौतियाँ पूछी गई हैं। किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? आप यहाँ पे देखिए, ना तो सरकार ना ही जनता को इस प्रकार के कार्य का अनुभव था। तो सबसे बड़ा एक चुनौती थी कि जनता को भी नहीं पता था कि मतलब चुनाव वोट कैसे डाले जाते हैं, ठीक है? इस प्रकार का काम पहले उन्होंने कभी किया नहीं था। तो ब्रिटिश काल में भी जो वयस्क मताधिकार कुछ क्षेत्रों तक सीमित था। अगला, वयस्क मताधिकार को अपनाया गया जिसमें लगभग 17 करोड़ मतदाताओं को मताधिकार प्राप्त हुआ। इतने विशाल संख्या में मतदाताओं को पंजीकृत करने का कार्य चुनाव आयोग के लिए चुनौतीपूर्ण रहता। तो चुनाव आयोग के लिए भी एक चुनौती थी कि इतनी बड़ी जनसंख्या का मतलब एक पंजीकरण करना है, मतदाता को मतलब मताधिकार प्राप्त हो। तो ये भी एक क्या था, एक चुनौती थी उस समय की। अगला है कठोर जलवायु व रसद की आपूर्ति न होने के कारण लगभग 68 चरणों में मतदान हुए। तो अब देखिए समय देखिए कब हुआ था चुनाव, 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य। ठीक है, तो ये वो समय था जब शीतकाल का जो समय भारत में होता है, तो ठंड ज़्यादा पड़ती है, तो एक कठोर जलवायु का सामना करना पड़ा उत्तर भारत में, ठीक है? तो रसद की आपूर्ति न होने के कारण लगभग 68 चरणों में क्या हुआ, मतदान संपन्न हुआ। तो अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। अभी आपने देखे होंगे कितने चरणों में चुनाव हुए। 18 करोड़ मतदाताओं का पंजीकरण किया गया। अशिक्षित मतदाताओं हेतु मतदान पत्र कैसे बनाएँ, यह एक अहम चुनौती थी। मतदाताओं हेतु मतदान पत्र बनाने की भी एक चुनौती थी सामने। जागरूकता का अभाव था। तो ये पहले बता दिया है कि हाँ, एक क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस जनता को पहले नहीं था इस टाइप का, तो ये भी एक था कि उनको जागरूक कैसे किया जाए, जागरूकता का एक अभाव था उस समय। तो चुनाव आयोग के समय ये चुनौतियाँ उस समय सामने थी, प्रथम आप चुनाव के लिए। तो आप समझ गए होंगे कि हमें क्या ज़िक्र करना है, भले आप निष्कर्ष में समाधान में आप 2 लाइन लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मध्य प्रदेश के इतिहास में बादल वोई के योगदान का उल्लेख, ठीक है? योगदान पूछा है। शब्द अपन ने पहले भी अपने ज़िक्र किए हैं, योगदान में क्या करना है, उल्लेख करना है या विवरण देना है पूरा, ठीक है? व्याख्या करनी है। तो बादल वोई के बारे में आप चाहो तो भूमिका दे सकते हैं कि इनका जन्म 1845 ईस्वी में छिंदवाड़ा जिले में हुआ था, ठीक है? या उनकी गाँव का नाम याद है तो गाँव भी का भी ज़िक्र कर सकते हैं, ठीक है? नहीं तो आप 2 लाइन में लिख सकते हैं कि ये कहाँ के से इनका जन्म कहाँ हुआ था? एक गोंड परिवार में हुआ था। और इनका योगदान कैसे? बादल वोई का स्वतंत्रता संग्राम में अब इसमें योगदान रहा है। 6 जनवरी 1951 को महात्मा गांधी के छिंदवाड़ा आगमन पर बादल वोई ने उनसे मुलाकात की, जिसके बाद वे स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। 1923 में तामिया में हुए कांग्रेस सम्मेलन में इनके नेतृत्व में हजारों आदिवासियों का ने क्या लिया, भाग लिया। इनके नेतृत्व में हजारों आदिवासियों ने क्या लिया, भाग लिया कांग्रेस सम्मेलन में। अगला प्रश्न है, सॉरी अगला पॉइंट है, बादल वोई अपने समर्थकों के साथ सफेद झंडा लेकर चलते थे। उन्होंने गोंड आदिवासियों में राष्ट्रीय एकता की भावना जगाई तथा उन्हें आज़ादी की लड़ाई के लिए प्रेरित किया। तो इनका योगदान यहाँ देखा जाता है। 1923 में इन्होंने अपने साथियों सहित कलेक्टर के बंगले को घेर लिया, सरकारी खजाने पर धावा बोला। वे लंबे समय तक छिपकर आंदोलन चलाते रहे। जेल से छूटने के बाद वे जंगल की संपदा से गोंड आदिवासियों को वंचित कर देने से बादल वोई ने लकड़ी तथा कोयले एवं अन्य संसाधनों से भरी ट्रेन को रोका। तो इनका योगदान वहाँ भी दिखाता है। अगला पॉइंट क्या है, जैसे 21 अगस्त 1923 को बादल वोई ने छिंदवाड़ा से 45 किलोमीटर दूर रामाकोना नामक स्थान पर जंगल कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी भाग लिया। इन्होंने कहाँ भाग लिया, सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी इनके योगदान को देखा जा सकता है। ठीक है, अब काफ़ी सारे पॉइंट हो गए, तो आपको जो आपको याद हो उस समय तो आप लिख सकते हैं। आप निष्कर्ष रूप में फिर क्या लिखेंगे, निष्कर्ष भी आप दे सकते हैं कि देखिए, राज्य स्तरीय छिंदवाड़ा संग्रहालय का नाम 1997 में बदलकर बादल वोई राज्य आदिवासी संग्रहालय रखा गया। तो इनके योगदान को देखते हुए, स्वतंत्रता संग्राम में इनके बलिदान या योगदान को देखते हुए राज्य स्तरीय छिंदवाड़ा संग्रहालय का नाम 1997 में बदलकर क्या कर दिया गया, बादल वोई राज्य आदिवासी संग्रहालय कर दिया गया। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं 2 लाइन में निष्कर्ष। अगला प्रश्न क्या है, बुंदेली रियासत में छत्रसाल के योगदान। ठीक है, व्यक्ति विशेष के बारे में पूछना है, योगदान की चर्चा कर रहे हैं, तो योगदान में उन सारे पहलुओं को कवर करना है जहाँ-जहाँ उनका योगदान रहा है। तो आप पॉइंट चाहो तो पॉइंट में भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ लिखे हैं देखो, महायोद्धा के रूप में है, ठीक है? कूटनीतिज्ञ के रूप में भी इनका योगदान है ना? कुशल एवं धार्मिक शासक के रूप में इनका योगदान है, साहित्य के संरक्षक के रूप में इनका योगदान है, कला एवं स्थापत्य के क्षेत्र में भी क्या है, इनका योगदान देखने को मिलता है। तो अब बारी-बारी से उनको आप समझा सकते हैं, है ना? एक-एक, 2-2 लाइन में सबकी व्याख्या कर सकते हैं कि महायोद्धा के रूप में उनका योगदान कैसे है कि छत्रसाल ने छापामार या गुरिल्ला युद्ध लड़ते हुए बुंदेलखंड में अपनी शक्ति बढ़ाई तथा
1668 ईस्वी में पूर्वी बुंदेलखंड के डगाई क्षेत्र में अपने विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की। तो महायोद्धा के रूप में आप उनका योगदान देख सकते हैं। कुशल धार्मिक शासक के रूप में भी उनके योगदान को देखा जा सकता है कि सत्ता स्वभाव से श्रद्धाभावी एवं धार्मिक प्रवृत्ति के शासक थे। उन्होंने एक प्रजा हितैषी न्यायप्रिय शासक के रूप में शासन किया। साहित्य के संरक्षक के रूप में आप देख सकते हैं कि उनके दरबार में कवि भूषण, जो साहित्यकार कवि भूषण थे, जिन्होंने 7 दशक की क्या की रचना की। साथ ही लाल कवि, जिन्होंने छत्रप्रकाश, और बख्शी हंसराज, जिन्होंने शनि सागर ग्रंथों की क्या की रचना की। तो साहित्य के क्या थे संरक्षक के रूप में भी देखा जा सकता है। कला स्थापत्य की दृष्टि से इनका योगदान में जैसे इन्होंने छतरपुर नगर बसाया, दोबेला महल, मस्तानी महल, कमलापति महल, स्वामी प्राणनाथ समाधि इत्यादि स्थापत्य कला के उत्कृष्ट नमूने देखने को मिलते हैं। तो इनका योगदान यहाँ भी देखा जा सकता है। तो निष्कर्ष में आप कह सकते हैं कि महाराजा छत्रसाल जैसे ताकत तलवार के धनी थे, वे वैसे ही कुशल और प्रजावत्सल शासक प्रेमी भी थे। शासक ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 10 नंबर के सवाल आ गए हैं। ठीक है, अभी जो 7 नंबर के चल रहे थे उनकी शब्द सीमा क्या थी, 60 शब्द थी। अब जो प्रश्न आए हैं वो कितने हैं, 10 नंबर के, जिसमें आपको 2 पेज मिलेंगे कॉपी के। तो इनको कैसे टैकल करना है, ठीक है, तो अपन देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न क्या है, अशोक के दम्भ की विवेचना कीजिए। ठीक है, विवेचना शब्दों को भी पकड़िए, विवेचना। ठीक है, विवेचना के अंतर्गत पूरी आपका विवरण देना है। ठीक है, जो चीज़ें उसमें निहित हैं वो भी आपको बतानी है। ठीक है, और धम्म के लिए अशोक ने क्या क्या प्रयास किए उसकी पूरी विवरण देना है। और जो इतिहासकार हैं उनके क्या मत हैं वो भी आपको बताने हैं। तो विवेचना के अंतर्गत कमियां भी उसमें हो सकती हैं, कमियां भी बतानी है। विवेचना आलोचना बताइए ना कि कमियां भी उसमें बतानी है कि क्या इसमें कमियां थी। ठीक है, तो धम्म धम्म को एक समग्रता के रूप में आपको क्या करना है, यहाँ पे उत्तर लेखन का पार्ट बनाना है। सारे पहलुओं को क्या करना है, कवर करना है। तो आप चाहो तो इंट्रोडक्शन से इसको शुरू कर सकते हैं। 2 या 3 लाइन में आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। देखिए, अब वहाँ पे बोला गया था अगर आपको इंट्रोडक्शन देना है कितने में, 7 नंबर के सवाल में, तो वहाँ पे 2 लाइन से ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। भूमिका 2 लाइन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप दे रहे हैं तो 2 लाइन में भूमिका खत्म हो जाए। यहाँ पे आप 3 लाइन तक जा सकते हैं। भूमिका ज़्यादा बड़ी भी नहीं होनी चाहिए कि 4-5 लाइन में आप भूमिका ही लिख रहे हैं। तो भूमिका 3 लाइन मैक्स से मैक्स आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है 10 नंबर का सवाल है, तो आप 2 से 3 लाइन में भूमिका खत्म कर सकते हैं। तो विश्व में अशोक की प्रसिद्धि का कारण उसकी विजय नहीं अपितु धम्म है। धम्म शब्द संस्कृत भाषा के धर्म का प्राकृतिक रूपांतरण है। और अशोक ने अपने दूसरे स्तंभ लेख में स्वयं प्रश्न किया है कि केमचु धर्म है, अर्थात धम्म क्या है, जिसका उत्तर वह दूसरे एवं 7वें स्तंभ लेखों में स्वयं देता है। तो आप भूमिका के अंतर्गत आप लिख सकते हैं या धम्म को क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। तो धम्म के बारे में जिक्र किया गया है, क्योंकि धम्म के बारे में सवाल है तो धम्म को आपको समझाना भी है कि अशोक के अनुसार धम्म क्या है। ठीक है, उसके लिए अशोक ने क्या किया। ठीक है, तो उन्होंने इसमें लिखा है कि स्वयं दूसरे अपने स्वयं के दूसरे स्तंभ लेख में स्वयं प्रश्न किया है कि केमचु धम्मे, मतलब अर्थात धम्म क्या है। धम्म या संस्कृत भाषा के धर्म से लिया गया है। इसका उत्तर वह किसमें देता है, दूसरे एवं 7वें स्तंभ लेखों में स्वयं देता है। क्या देता है, अपासिनवे बहुकयाने दया दाने सचे सोचे माधवे साधवे चा। ठीक है, तो आप अगर आपको ये कोटेशन याद है तो आप बिल्कुल वहाँ पे जिक्र कीजिए। ठीक है, इससे अच्छा प्रभाव पड़ेगा आपके उत्तर पे। और इसको पर आप समझा दीजिए कि इनके शब्दों का क्या अर्थ है। अशोक के अनुसार अपासिनवे मतलब अल्प पाप, बहुकयाने मतलब अत्यधिक कल्याण, दया दाने सचे मतलब दया दान, सचे मतलब सत्यवादिता, सोचे मतलब पवित्रता, माधवे मृदुता, साधवे साधुता। ठीक है, तो आप इन शब्दों का वहाँ पे क्या कर सकते हैं, विवरण दे सकते हैं कि अशोक के अनुसार इनको फॉलो करने वाला, ठीक है, जो व्यक्ति होगा अशोक के अनुसार वही धम्म है। जो इन चीज़ों को फॉलो करेगा अशोक के अनुसार वही एक धम्म है। उपरोक्त और विवरण देना है, क्योंकि विवरण में क्या है, कमियां भी बतानी है, गुण दोषों का क्या करना है, पूरा उल्लेख करना है। तो उपरोक्त गुणों को व्यवहार में लाने के लिए अशोक ने 2 पक्ष बताए हैं। ठीक है, 2 पक्ष कौन कौन से, सकारात्मक पक्ष या गुण, नकारात्मक पक्ष या उसके दोष। क्या नहीं करना है, क्या करना है, तो उनका भी जिक्र आपको अपने उत्तर लेखन में करना है। गुणों का उल्लेख में जैसे प्राणियों की हत्या न करना, प्राणियों को क्षति न पहुंचाना, माता पिता की सेवा करना, वृद्धों की सेवा करना, गुरुजनों का सम्मान करना। ठीक है, ये इसके गुण हैं या सकारात्मक पक्ष हैं। नकारात्मक पक्षों के अंतर्गत भी आपको जैसे क्रोध, घमंड, ईर्ष्या, प्रचंडता, ठीक है, ये सब नहीं करना है। तो ये इसके नकारात्मक पक्ष आपको वहाँ पे डिस्क्राइब करना है या लिखने हैं। फिर अशोक ने धम्म के लिए क्या-क्या किया, आप उसका विवरण दे सकते हैं कि धम्म के लिए उसने कई सारे स्तंभ लेखों में जिक्र किया है, धम्म दान का भी उल्लेख किया है, ठीक है? और कई सारे
जो प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने क्या किया, धम्म की प्रचार प्रसार में भी योगदान को देखा जा सकता है। जैसे अपने पुत्र को भी श्रीलंका भेजा अशोक ने, ठीक है। धम्म की प्रकृति क्या थी, एक पॉइंट आप में भी ऐड कीजिए कि धम्म की प्रकृति क्या थी। तो अशोक का धम्म बौद्ध नहीं था, उसके अभिलेखों में महात्मा बुद्ध के 4 आर्य सत्यों का उल्लेख नहीं मिलता है, और ना ही कर अष्टांगिक मार्गों का, ना ही आत्मा परमात्मा संबंधी अवधारणाओं का उल्लेख मिलता है। तो ये इसकी प्रकृति को दर्शाता है कि ये एक आचार संहिता हो सकती है, ठीक है। एक एक धर्म नहीं हो सकता। ऐसे जैसे इतिहासकारों ने भी जिक्र किया है कि यहाँ नीचे लिखा भी हुआ है कि धर्म क्या है, एक आचार संहिता के रूप में देखा जा सकता है। क्योंकि एक धर्म की विशेषता क्या होती है कि एक कोई ग्रंथ हो, कोई पुस्तक हो, कोई पुजारी हो, है ना। तो क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, ना ही कोई आत्मा परमात्मा जैसे संबंधों का जिक्र है, ना ही किसी धर्म या बौद्ध धर्म से जुड़ा है, ना ही जैन धर्म से जुड़ा है, तो इसका जिक्र नहीं हुआ है। अशोक ने एक बोल सकते हैं कि हाँ, एक आचार संहिता के रूप में इसकी स्थापना की थी। ठीक है। अब जैसे इतिहासकारों ने अपने अपने धर्म को लेकर अपने अपने विचार प्रकट किए हैं, तो आप भी अगर आपको याद है तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे रोमिला थापर धर्म उसकी निजी कल्पना थी जो प्रशासनिक उद्देश्य को ध्यान में रखकर बनाई थी। तो इन्होंने बोला है, जैसे डी.आर. भंडारकर ने बोला, नवीन सिद्धांत दिया जिसके अनुसार धर्म ग्रस्तों के लिए उपदेश है जो दीर्घ निकाय में सिंगलवाद, सुत्त, राहुलवाद, सुत्त से प्रेरित है। ठीक है, तो ये आप जिक्र कर सकते हैं अगर आपको याद है। नहीं तो आप निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए धर्म प्रचार किए, स्वयं धर्म यात्राएं धर्म का पालन किया, धर्म महामातों की नियुक्ति की, शिलालेखों, स्तंभ लेखों, विहारों तथा स्तूपों का निर्माण कर धर्म विजय का कार्य किया। तो आप निष्कर्ष के रूप में इसको लिख सकते हैं। तो सारे पहलू आप समझ में आ रहे हैं ना कि कौन कौन से पहलू इसमें कवर करने हैं अपने, कोई छूटने नहीं चाहिए। सिर्फ जो धर्म के बारे में अशोक ने किया है, ठीक है, जो चीज़ें इतिहासकारों ने धर्म को लेके बोली हैं, तो उनका जरूर जिक्र करना है। तो हमें बस उस शब्द को पकड़ना है और उसके बारे में जो भी आपको नॉलेज हो वो आपको लिखना है वहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, तोमर राजवंश के उत्कर्ष में मानसिंह तोमर के योगदान की चर्चा करें। देखिए आपको वही शब्द मिल रहा है ना, योगदान। तो हमें शब्द पकड़नी है। तो किसमें किसका योगदान की, मानसिंह तोमर के योगदान की। किसी व्यक्ति बेसिस की बात हो रही है, मानसिंह तोमर का क्या योगदान रहा है, ठीक है, तोमर राजवंश के उत्कर्ष में। तो निष्कर्ष के रूप में आप लिख सकते हैं कि जैसे इनकी जानकारी का स्रोत, ठीक है, कहाँ से इनकी जानकारी का स्रोत मिलता है। जैसे ग्वालियर नामा, है ना, तारीख ग्वालियर, रोहतासगढ़ इत्यादि, या जो भी इनके साहित्यिक ग्रंथ है, तो उनसे इसकी इनकी जानकारी का स्रोत मिलता है। तोमर वंश की या तोमर राजवंश की जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं वो आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, अब इनके योगदान कहाँ कहाँ थे, तो वही जो जैसे पॉइंट अपन शुरू से लेके चल रहे हैं कि राजनीति के क्षेत्र में क्या योगदान है, सांस्कृतिक क्षेत्र में क्या योगदान है, तो आप वो पॉइंट का जिक्र कर सकते हैं, है ना। कला के क्षेत्र में क्या योगदान है, तो आप कोई की पॉइंट बना सकते हैं अपने। चाहो तो आपका जैसे समय बच जाएगा, तो आप की पॉइंट बना सकते हैं कि राजनीति के क्षेत्र में क्या योगदान है, तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं कि मानसिंह तोमर के अफगान शासकों बहलोल लोधी तथा सिकंदर लोधी से कटुतापूर्ण संबंध रहे हैं। सिकंदर लोधी के ग्वालियर पर अधिकार करने की महत्वाकांक्षा का 1505 ईस्वी में जौरा अलापुर के युद्ध में उसे परास्त कर अंत किया। तो इनके राजनीतिक योगदान को कहीं ना कहीं दिखाता है। सांस्कृतिक योगदान के अंतर्गत मानसिंह तोमर के काल में ग्वालियर सांस्कृतिक उपलब्धियां का केंद्र रहा है। वह कला, साहित्य, संगीत, वास्तुकला, चित्रकला का अनुरागी था। साहित्य के क्षेत्र में उसके दरबार में अधिक कवियों जैसे मानक कवि, कृति बेताल पच्चीसी, चेतनाथ, परिमल, शत्रु, नावदास जैसे कवि क्या थे, संरक्षण लिया था या उनके दरबार में उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। उनकी रचना याद हो तो आप रचनाएं भी लिख सकते हैं कि जैसे दामोदर द्वारा रचित चिताई चरित, परिमल कृत, श्रीपाल चरित। तो ऐसी उनकी जो रचनाएं उन्होंने लिखी हैं, अगर आपको याद है तो आप उनका जिक्र कीजिए। मानसिंह तोमर के काल में संगीत की रसधारा प्रवाहित होती रही है। बैजू बख्शू, नायक पांडे जैसे अनेक संगीतकारों ने उसके दरबार को सुशोभित किया। संगीत के क्षेत्र में ध्रुपद का विकास मानसिंह तोमर के काल में ही हुआ। तो ये कला के क्षेत्र में भी इनका योगदान देखा जा सकता है। स्थापत्य कला के क्षेत्र में गुजरी महल, मान मंदिर, बादलगढ़, बरई स्थित राजगृह जैसी विशाल स्थापत्य का निर्माण इनके समय हुआ है। तो कला के क्षेत्र में भी इनका योगदान है और धार्मिक क्षेत्र में भी इनका योगदान है। जो की पॉइंट वही लेके चल रहे हैं, देखिए की पॉइंट नहीं बदल रहे हैं, ठीक है। धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, ठीक है, सांस्कृतिक क्षेत्र, कला एवं स्थापत्य, तो की पॉइंट वही है। तो आपको उन्हीं को आधार बना के अपना उत्तर लिखें तो आपका रूपरेखा एक अच्छी बन जाएगी उत्तर लेखन की। ठीक है, मानसिंह तोमर वैष्णव धर्म का अनुयायी था, किंतु उसका सभी धार्मिक विचारधाराओं के प्रति समादर था। जैन प्रतिमाओं को भी स्थापित किया। वह उदार धार्मिक नीति का
शासक, धार्मिक क्षेत्र में भी इनके योगदान को देखा जा सकता है। निष्कर्ष के रूप में आप 2 लाइन लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस निष्कर्ष से बचना कठिन है कि तथाकथित स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध ना राष्ट्रीय और ना स्वतंत्रता का युद्ध है। इस वक्तव्य का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। देखिए शब्द पकड़िए, आलोचनात्मक, आ गया वही शब्द जो अपन ने शुरू में डिस्कस किया था। ठीक है, तो आलोचनात्मक इसके अंतर्गत क्या बतानी है आपको? कमियां बतानी है। ठीक है, आलोचना करनी है, ठीक है, कमियां बतानी है, गुण दोष जो है वो बताने हैं। ठीक है, या इसके आलोचनात्मक के अंदर सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष दोनों को आपको क्या करना है? विवरण देना है या व्याख्या करनी है। नकारात्मक पक्षों के अंदर आप कमियां बता सकते हैं, सकारात्मक पक्षों के अंतर्गत इसका क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो वो बताने हैं। सबसे पहले आपने शब्द पकड़ लिया कि आपको उत्तर में लिखना क्या है। उससे पहले आपको ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि जो ये कथन दिया गया, ठीक है, उसका मतलब क्या है या किसके संदर्भ में वो कथन कहा गया है या किस व्यक्ति विशेष ने वो कथन को कहा है। ठीक है, तो अगर आपको वो पता है तो आप ऐसी भूमिका ज़रूर लिखें, बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि कथन है, आपके उत्तर पे अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, आप जैसे ये कथन है किसका? सीआर आरसी मजूमदार का ये कथन है और किसके संदर्भ में कहा गया है? इन्होंने 1857 की जो स्वतंत्रता मतलब विद्रोह हुआ था, उसके संदर्भ में ये कथन कहा था कि यह जो है 1857 का जो विद्रोह है, स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध ना राष्ट्रीय और ना स्वतंत्रता का युद्ध है। मतलब ना तो ये प्रथम विद्रोह है, ठीक है, ना ही ये राष्ट्रीय है और ना ही स्वतंत्रता का युद्ध है। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों को आपको समझाना है कि भैया क्यों ऐसा एक कथन कहा गया है और किस संदर्भ में ये कहा गया है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं 1857 की क्रांति की प्रगति के तथ्यों को उजागर करता है ये कथन। ठीक है, किसका है? आरसी मजूमदार का एक कथन है, तो 2 लाइन में आप भूमिका लिख सकते हैं कि आरसी मजूमदार का एक कथन 1857 की क्रांति के परिप्रेक्ष्य में कहा गया है। अब जो पॉइंट आपको बताने हैं कि जो कमियाँ आपको बतानी है कि ये कथन के अंतर्गत क्या कमियाँ निहित हैं। जैसे ये स्वतंत्रता का ना तो पहला विद्रोह था, क्यों नहीं था पहला विद्रोह? तो आपको तोड़-तोड़ के उस कथन को पूरा समझाना है। प्रथम विद्रोह क्यों नहीं था? क्योंकि 1857 के पहले भी विद्रोह हुए हैं, ठीक है? सिर्फ 1857 का ही इकलौता पहला विद्रोह नहीं हुआ था, उसके पहले भी कई सारे विद्रोह हुए हैं। तो आपको उन विद्रोह का भी ज़िक्र करना है, जैसे पाइका विद्रोह हुआ, ठीक है? भील विद्रोह हुआ, बुंदेला विद्रोह हुआ, ठीक है? सन्यासी विद्रोह हुआ, संथाल विद्रोह हुआ, कोल विद्रोह हुआ, ये 1857 के पहले ही हुए ना। तो 1857 का पहले ये सारे विद्रोह हुए हैं, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि ये स्वतंत्रता का पहला आंदोलन, पहला विद्रोह था। 1857 का विद्रोह राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था। राष्ट्रीय विद्रोह क्यों नहीं था? क्या कमियाँ थी? ये राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था। तो इन कमियों को भी लिखना है कि ये क्षेत्र विशेष से संबंधित जो मुद्दे थे, उनको लेके विद्रोह किया गया था। एक जो व्यक्ति विशेष की जो परेशानियाँ थी, ठीक है? उनसे संबंधित विद्रोह हुए थे। इसकी विचारधारा एक राष्ट्रीय स्तर पे देखने को नहीं मिलती है, ठीक है? तो जैसे इतिहासकारों ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह नहीं माना है क्योंकि बड़े जमींदार व मध्यम वर्ग द्वारा इस विद्रोह को समर्थन प्राप्त नहीं हुआ एवं यह विद्रोह केवल दिल्ली, अवध, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में सक्रिय रहा, जबकि दक्षिण भारत इस विद्रोह से पूर्णतः अछूता रहा। तो ये ज़िक्र आपको करना है कि हर व्यक्ति विशेष की अपनी-अपनी समस्याएँ थीं, उन समस्याओं को लेकर ही विद्रोह हुए हैं। इसमें राष्ट्रीयता का भाव देखने को नहीं मिलता है, इसलिए इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह नहीं कहा जा सकता। 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता का युद्ध नहीं था। जैसा कि मैंने बताया कि स्वतंत्रता का युद्ध क्यों नहीं था कि सब अपनी-अपनी परेशानियों को लेके विद्रोह कर रहे थे, ठीक है? किसी की पेंशन की समस्या थी, कोई गोद निषेध नीति को लेके विद्रोह कर रहा था। तो लेकिन स्वतंत्रता का कहीं ज़िक्र नहीं होता है, इसलिए नहीं कहा जा सकता कि ये स्वतंत्रता का एक युद्ध था। तो आप इसको जो ये पॉइंट है उसको इसमें ज़िक्र कर सकते हैं कि ये स्वतंत्रता का युद्ध क्यों नहीं था। निष्कर्ष के रूप में आप लिख सकते हैं कि जब क्षेत्रीयता अपना व्यापक रूप धारण करती है, तो वहाँ से एक राज्य बनने की या राष्ट्र बनने की संकल्पना जन्म लेती है। ठीक है? तो इस परिप्रेक्ष्य में 1857 को प्रथम विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जा सकता है। ठीक है? तो एक निष्कर्ष के रूप में देखिए, निष्कर्ष हमेशा पॉजिटिव देना, निष्कर्ष कभी नेगेटिव मत देना। ठीक है? उससे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा कि हाँ, क्योंकि आप इतिहास को जो किताबों में इतिहासकारों ने ज़िक्र किया है, आप उस मतलब आप नकारोगे, है ना? तो हमें नकारना नहीं है, ठीक है? हमें भी सकारात्मक पॉइंट लेके चलना है। तो निष्कर्ष में हमेशा एक सकारात्मक पॉइंट लिखना कि क्या कहा गया है इतिहासकारों के द्वारा। तो
जरूर इसको बोल सकते हैं कि हाँ, एक स्वतंत्रता का या स्वतंत्रता आंदोलन का एक प्रथम विद्रोह था 1857 का। ठीक है, जिससे इसमें कई सारे परिवर्तन देखने को मिले। ठीक है, क्राउन का शासन स्थापित हुआ, ब्रिटिश शासन समाप्त किया गया और केंद्रीय राजतंत्रात्मक जो जो व्यवस्था थी वो स्थापित की गई। तो एक लिख सकते हैं 1861 का जो अधिनियम था वो पारित किया गया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो राष्ट्रीय स्तर पे जो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जो जितने भी परिवर्तन हुए उस परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए इसे 1857 का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन कहा जा सकता है या विद्रोह कहा जा सकता है। तो निष्कर्ष में हमेशा एक सकारात्मक पॉइंट अपन को बताना है। समझ में आ गया? अगला प्रश्न, स्वतंत्रता के पश्चात विभाजन जनित समस्याओं और समाधान का उल्लेख कीजिए। ठीक है, विभाजन जनित समस्याएं और समाधान। ठीक है, तो जो भी भारत पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ उससे जनित जो समस्याएं उत्पन्न हुई हमें उनका जिक्र करना है, उनके समाधान के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं उनका यहाँ पे विवरण देना है। तो आप 2 लाइन में भूमिका भी लिख सकते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी तो मिली लेकिन विभाजन जैसी त्रासदी और कई समस्याएं साथ लेकर आई। तो आप भूमिका यहाँ पे दे सकते हैं 2 लाइनों में। फिर आप समस्याओं का जिक्र करना है तो आप समस्या को तोड़ लीजिए। देखिए, कुछ तात्कालिक समस्याएं होती हैं, ठीक है, कुछ मध्यकालीन समस्याएं भी देखने को मिली और कुछ दीर्घकालिक समस्याएं देखने को मिली। तो समस्याओं को भी आप मतलब अलग अलग भाग में बता सकते हैं। तो तत्कालिक समस्या क्या थी? सबसे बड़ी समस्या थी तत्कालिक समस्या की जो भैया रियासतें थी उनका विलय करना है। ठीक है, जो भी रजवाड़े थे, जो भी रियासतें थी उनकी एक विलय की बहुत बड़ी समस्या सामने खड़ी हो गई। और सांप्रदायिक दंगों का जो एक अलगाववाद वहाँ पे फैला हुआ था, सांप्रदायिक दंगों पर नियंत्रण की एक बड़ी समस्या थी। ठीक है, पाकिस्तान से आए शरणार्थियों का पुनर्वास किया जाना एक बड़ी समस्या थी। भारत पाकिस्तान सीमा का निर्धारण भी एक बड़ी समस्या थी। ठीक है, नौकरशाही तथा अन्य सेवाओं का समाधान कैसे किया जाए एक समस्या थी। सैनिक सामग्री तथा सैनिकों को बंटवारे हेतु संयुक्त मिलिट्री इंक्यूबेशन ऑर्गेनाइजेशन का गठन जो किया गया, एक सैनिक सैनिक समस्या भी वहाँ पे देखने को मिली। सिंधु जल नदी विवाद सामने आया तो पानी को लेके की समस्या थी। तो ये समस्या तात्कालिक समस्या थी उस समय की। देश में भाषा एवं जनजाति समस्याओं को हल कैसे किया जाए वो भी एक समस्या थी। ये ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम बाद में लाया गया। ठीक है, तो एक राज्यों के गठन की भी समस्या थी भाषा और जाति को आधार मानते हुए। मध्यकालीन समस्याओं को लेके आप जैसे जिक्र कर सकते हैं, एक संविधान निर्माण की सबसे बड़ी समस्या थी कि संविधान निर्माण भी करना है। ठीक है, तो एक वो समस्या थी। आम चुनाव जो हुए हैं, आम चुनाव को लेके जैसा अभी पहले भी अपन एक क्वेश्चन डिस्कस कर सके कि आम चुनाव में क्या-क्या समस्याएँ, चुनौतियाँ देखने को मिली। तो एक आम चुनाव की सबसे बड़ी समस्या थी कि कैसे आम चुनाव संपन्न किए जाएँ। दीर्घकालिक समस्याओं हेतु आप पॉइंट का जिक्र कर सकते हैं कि यहाँ भूमि सुधार आंदोलन एक बड़ी समस्या थी कि जमींदारी प्रथा समाप्त करना, है ना? और देश को आर्थिक विकास के पथ पर ले जाना एक बड़ी समस्या थी। और उसके समाधान पर आप चाहो तो जिक्र कर सकते हैं कि इनके समाधान के लिए क्या-क्या उपाय किए गए। ठीक है, तो समाधान में जैसे पंचवर्षीय योजनाओं का जो गठन हुआ, ठीक है, योजना आयोग का गठन किया गया और विकास के विभिन्न मॉडल अपनाए गए, है ना? तो आप यहाँ पे समाधान में उनका जिक्र कर सकते हैं। निष्कर्ष में भी आप लिख सकते हैं कि देश को अविकसित से विकासशील और अब विकसित भारत बनाने में सार्थक प्रयास जारी है। अगला अगला सवाल क्या है? होलकर रियासत में अहिल्याबाई के योगदान का उल्लेख कीजिए। तो अहिल्याबाई का योगदान, जैसे व्यक्ति विशेष के बारे में पूछा है तो हमें तो योगदान के मतलब उन सारे पहलुओं को कवर करना है कि कहाँ-कहाँ अहिल्याबाई का योगदान है। उससे पहले आप 2 लाइन में उनकी भूमिका लिख सकते हैं, ठीक है? अहिल्याबाई की आप भूमिका कुछ भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जो देखो यहाँ लिखा है वही लिखें, भूमिका आप जो आपका इच्छा हो उन व्यक्ति विशेष से संबंधित बस आपको मतलब वही लिखना है जो प्रश्न पूछा गया। तो मल्लराव होलकर के जीवन काल में ही उनके पुत्र तथा अहिल्याबाई के पति खांडेराव की मृत्यु के बाद वे सती होना चाहती थी, किंतु मल्लराव होलकर द्वारा उन्हें सती होने से रोका। बाद में 1767 ईस्वी से 1795 ईस्वी तक होलकर रियासत की शासिका बनी। तो एक जैसे भूमिका ज़्यादा बड़ी हो गई तो आप अपने हिसाब से भी इसमें से जो आपको ठीक लगे लिख सकते हैं, ठीक है? या अपने हिसाब से जो आपको ठीक लगे आप लिख सकते हैं अहिल्याबाई को लेके या भूमिका 2 लाइन में ज़रूर लिखें। फिर उनके योगदान जो मुख्य चीज़ पूछी गई है उस पे फ़ोकस होना चाहिए, ठीक है? मुख्य विषय वस्तु होना चाहिए आपके उत्तर लेखन की। जैसे इनका योगदान कुशल शासिका के रूप में रहा है, धार्मिक कार्यों में इनका योगदान रहा है, प्रजा हितैषी कार्य इन्होंने किए हैं तो इनका योगदान यहाँ भी देखने को मिलता है। न्यायप्रिय शासिका के रूप में भी इनका योगदान रहा है। तो जहाँ-जहाँ इनका योगदान रहा है वो सारे पॉइंट आपको क्या करने हैं? कवर करने हैं उत्तर लेखन में।
आप इनको 2-2 लाइन में सबको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि धार्मिक कार्यों में इनका योगदान कहाँ रहा है। वे एक धर्मनिष्ठ महिला तथा हिंदू मंदिरों की संरक्षक थी। उन्होंने न केवल महेश्वर में कई मंदिरों एवं घाटों का निर्माण कराया, अपितु राज्य की सीमा से बाहर भी कई मंदिर बनवाए। कई सारे मंदिरों को इन्होंने दान भी दिया। ठीक है? तो आप इनके धार्मिक कार्यों के अंतर्गत ये सारे बिंदुओं को कवर कर सकते हैं। प्रजा कार्यों के अंतर्गत इन्होंने कई सारे कुएँ, बावड़ी, घाट बनवाए। ठीक है? लोगों की सुविधाओं के लिए कई सारे मार्गों की मरम्मत करवाई। न्यायप्रिय शासिका के रूप में आप इनको लिख सकते हैं कि इन्होंने अपना दरबार आमजन के लिए खोल दिया सुनवाई के लिए, और इन्होंने फडणवीस व्यवस्था जो न्याय व्यवस्था है उसमें सुधार कार्य किए। मुक्ता व्यवस्था में भी इन्होंने सुधार कार्य किए। तो मुक्ता प्रणाली में भी जो देखने को मिलते हैं। तो एक न्यायप्रिय शासिका के रूप में भी इनके इन सारे बिंदुओं को कवर करना है। साहसी धैर्यवान शासिका के रूप में भी आप देखिए इनके पॉइंट को योगदान को देखा जा सकता है। ठीक है? तो आप इन सारे पहलू को क्या करेंगे, पॉइंट को क्या करेंगे, कवर करेंगे। क्योंकि अब ये चीज़ देखिए कई सारे क्वेश्चन ऐसे आ गए हैं, कॉमन हो गई है, अब आपको रट गई होगी कि क्या-क्या उसमें अपन को कवर करने, कौन-कौन से बिंदु कवर करने हैं। तो एक रूपरेखा पहले ही बन जाती है अपने उत्तर लेखन की कि हमें क्या लिखना है, उससे आपका समय भी बचेगा और आप अपने उत्तर को प्रभावी भी बना सकते हैं। निष्कर्ष के अंतर्गत हम लिख कह सकते हैं कि अहिल्याबाई होलकर रियासत की देवी तुल्य, न्यायप्रिय, धार्मिक, प्रजाहितैषी शासिका रही हैं। तो आप यहाँ पे ये निष्कर्ष दे सकते हैं। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि अब जो हमारा जो भी सॉल्यूशन डिस्कशन हुआ है पेपर, उसमें क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। यहाँ पे अपना ये आज खत्म करते हैं और तो अपना यहाँ पे आज जैसे डिस्कशन खत्म हो गया पूरा पेपर, तो आप जो भी जैसे स्टूडेंट की जो भी प्रॉब्लम रहेगी आगे आप देखिए निरंतर अपनी आंसर राइटिंग जारी रखें। जो की पॉइंट है उनको ज़रूर अपना ध्यान रखिए कि उत्तर लेखन में हमें कौन से वो की पॉइंट लिखने हैं, क्या क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है? आपने बस क्वेश्चन का एनालिसिस आपने अच्छे से कर लिया तो आपको उत्तर लिखने में समस्या नहीं होगी। क्योंकि कुछ स्टूडेंट देखिए नए हैं, कल कई सारे स्टूडेंट का कॉल भी आ रहा था। ग्रुप कॉल के माध्यम से बहुत सारी समस्याएँ, प्रॉब्लम आंसर राइटिंग को लेकर उन्होंने डिस्कस की। क्योंकि हम ये बोलेंगे कि देखिए आंसर राइटिंग एक दिन का विषय नहीं है। आपको निरंतर अभ्यास की ज़रूरत इसमें पड़ेगी, ठीक है? आप एक दिन में बिल्कुल अपनी कमियों को दूर नहीं कर सकते हैं और समय के स्तर पे जो आपको समय सीमा दी जाती है, शब्द सीमा दी जाती है, उसमें आप पहले दिन ही सुधार कार्य नहीं कर सकते। आप ये सुधार कार्य बस प्रयास से निरंतर प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे, उससे ही सुधरेगी। आपकी गलतियाँ धीरे-धीरे सुधरेंगी और टाइम मैनेजमेंट भी आपका धीरे-धीरे ही मैनेज होगा, ठीक है? आप पहले दिन नहीं है कि आप डेढ़ घंटे में आप पहले दिन उत्तर लेकर करने बैठे और आपने डेढ़ घंटे में पूरा पेपर कर लिया। हो सकता है आपको 2 घंटे लगें, ढाई घंटे लगें। ठीक है? आप लिखिए, लिखिए आप मेन चीज़ है आप लिखने की प्रैक्टिस करिए। तो आपका धीरे-धीरे टाइम वहाँ पे मैनेज होगा और जो भी गलतियाँ हैं वो लिखने से ही सुधरेंगी। आपकी भाषा शैली कई लोगों की सही नहीं होती है स्टार्टिंग में, तो शब्द सीमा का जो चुनाव होता है, सब जो भी व्याकरण के अंतर्गत जो गलतियाँ देखी जाती हैं, तो धीरे-धीरे ही इनमें सुधार कार्य मतलब देखने को मिलते हैं। एक दिन में ही सुधार कार्य नहीं किए जा सकते। जो भी टॉपर रहे हैं, वो भी टॉपर ऐसे नहीं बने, उन्होंने बहुत मेहनत की है। ठीक है? वो भी आपकी तरह एक बिल्कुल ज़ीरो से उन्होंने स्टार्ट किया था। तो आपको भी बस निरंतर मेहनत करनी है और अपने आंसर राइटिंग को प्रभावी बनाना है। जो भी गलतियाँ हैं हम सर यहाँ पे अवेलेबल अवेलेबल हैं, जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं हमारे टेस्ट सीरीज़ को लेके, तो आप उनसे जुड़िए और जो भी अपनी गलतियाँ हैं उनमें सुधार कीजिए। जो भी हमारी सहायता लगेगी, हम आपके लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे। और आगे जो आपके टेस्ट होंगे, अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें किन पॉइंट को मतलब विशेष ध्यान रखना है अपने उत्तर लेखन में। 2 नंबर में कैसे लिखना है, 7 नंबर में कैसे लिखना है और 10 नंबर में कैसे लिखना है। तो प्रैक्टिस कीजिए, शुरू में आपको समय लगेगा, ठीक है? धीरे-धीरे आप मतलब ये चीज़ें अपनी गलतियों को सुधारिए, डिस्कशन कीजिए। कहाँ आपकी कमी है, आपकी कॉपी में कमेंट तो लिख ही दिए जाते हैं, कई सारी कॉपियाँ कल हमने शेयर की हैं, तो कमेंट कॉपी में भी लिख दिए जाते हैं। लेकिन पर्सनली भी आपको अगर लगता है कि हाँ, आपको डिस्कशन करना है, तो आप डिस्कशन बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है? सर यहाँ रहेंगे, ऑफलाइन स्टूडेंट यहाँ सेंटर पे आते ही हैं, तो सर से डिस्कशन कर सकते हैं, मिल सकते हैं। और जो ऑनलाइन है, जो यहाँ भोपाल नहीं आ पा रहे हैं, तो या अन्य जो सेंटर बनाए गए हैं, तो आप उन सेंटरों पे जाके भी अपने जो भी मेंटर हैं, उनसे डिस्कशन कर सकते हैं और जो फ़ोन के माध्यम से जो मुझसे जुड़े हुए हैं, जो स्टूडेंट ऑनलाइन स्टूडेंट वो भी डिस्कशन कर सकते हैं। तो आपको बिल्कुल कोई तनाव नहीं लेना है, ठीक है? हम लोग बैठे हैं यहाँ पे, आप बस अपनी ईमानदारी से प्रैक्टिस कीजिए। तो हमारा आज पहला पेपर था वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ और अगले पेपर के लिए आप सबको बहुत-बहुत बधाई हो और तैयारी के साथ दीजिए। देखिए कई स्टूडेंट होते हैं, बस एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि कई स्टूडेंट होते हैं टेस्ट सीरीज़ को जैसे बहुत हल्के में लेते हैं। ठीक है कि चलो ठीक है टेस्ट सीरीज़ ही तो है, देनी है। ठीक है? मेन चीज़ एग्ज़ाम है, हम एग्ज़ाम में अच्छा कर लेंगे।
ठीक है, एग्ज़ाम में भी तभी अच्छा होगा जब आप टेस्ट सीरीज़ को सीरियसली लेंगे, फ़ॉलो करेंगे, अपना जो स्टडी है कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? जैसे हमने गलतियाँ बता दी, अब आपने उस पे सुधार कार्य नहीं किया, ठीक है? आपने वो गलतियाँ आप नहीं सुधार रहे हैं, तो निश्चित है कि वो गलतियाँ आप फाइनल पेपर में भी करने वाले हैं। तो आप तैयारी के साथ दें, बिल्कुल सीरियस दें, क्योंकि देखिए मेंस की एक बार आपने गलतियाँ पे अपना काम वर्क कर लिया, फिर आपको ज़रूरत नहीं है। आप अपना एनालिसिस खुद कर सकते हैं। तो बस एक बार ईमानदारी से अपना मतलब टेस्ट सीरीज़ दीजिए, अपनी गलतियों पे वर्क कर लीजिए। एक बार आपने अपनी गलतियाँ सुधार ली, फिर आपको ज़रूरत नहीं है किसी की। आप अपने एनालिसिस, अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी आपका ग्रुप है, खुद अपने घर पे उत्तर लेके लिख के कर सकते हैं अपनी गलतियों पे, ठीक है? और जो भी हमारी अभी जितनी सहायता पड़े, हम आपसे जुड़े हुए हैं। और सर के जो प्रोग्राम है, सर ने जैसे प्रोग्राम डिस्कस किए थे, कौन-कौन से प्रोग्राम हो रहे हैं, ठीक है, आंसर राइटिंग को लेके, तो आप उनसे भी जुड़ सकते हैं। तो ये हमारा आपके लिए प्रयास निरंतर जारी रहेगा। अब यहाँ पे हम विराम करना चाहेंगे कि आपका जो पेपर है वो कंप्लीट आज डिस्कशन हो गया। इसमें भी अगर फिर भी कोई डाउट हो किसी को तो हमें पर्सनली आप फ़ोन या कॉल कर सकते हैं। सर से आप बात कर सकते हैं, ठीक है, मिल सकते हैं। ठीक है, खत्म करते हैं यहाँ पे। अगले पेपर के लिए आप सबको बहुत-बहुत बधाई हो। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। कल का टेस्ट आप लोगों का कैसा रहा? क्योंकि कल जो ऑफ़लाइन स्टूडेंट थे, सेंटर पे मुझे काफ़ी लोग मिले, उनकी कॉपी मैंने देखी, तो बहुत अच्छा लिखा है काफ़ी स्टूडेंट ने। और ऑनलाइन स्टूडेंट की कॉपी भी मैंने कुछ चेक करके दी है, तो उन्होंने भी पहले टेस्ट के अनुसार मतलब जैसा प्रैक्टिस होनी चाहिए थी, जैसा लिखना चाहिए था शुरुआत में, बहुत शानदार लिखा है। आज टेस्ट का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कल कुछ स्टूडेंट ने मुझसे डाउट पूछे थे, आंसर राइटिंग को लेके कि सर 2 मार्क्स में 7 मार्क्स में और 10 मार्क्स में आंसर कैसे लिखें? हमें आ रहा है बट हम उसको रिप्रेज़ेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो उन सब चीज़ों पे भी थोड़ा-सा डिस्कशन अपन कर लेंगे कि हमें क्या लिखना है, 2 मार्क्स में कैसे लिखना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, 7 मार्क्स में शब्द सीमा को ध्यान में रखते हुए क्या ऐसा उत्तर लिख सकते हैं कि हमारा एक अच्छा आंसर दिख सके। और जो 10 मार्क्स है उसमें हम कैसे डायग्राम को रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं, डायग्राम बनाएँ कि नहीं बनाएँ, उसमें हम ऐसा क्या लिखें, इन शब्द सीमा को ध्यान में रखते हुए हम आंसर लेखन को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो आज डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा-सा उस पे डिस्कशन कर लेते हैं कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। क्योंकि हिंदी माध्यम में क्या होता है कि हम प्रश्न को समझ नहीं पाते हैं, कि उत्तर में हमें क्या लिखना है। कुछ ऐसे शब्द आते हैं जिनका हम मतलब नहीं समझ पाते हैं, इसलिए हम उत्तर लेखन में कहीं न कहीं अपने नॉलेज के हिसाब से लिख देते हैं। आपको पता तो होता है कि सब मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, बट आप उसको रिप्रेज़ेंट नहीं कर पाते हैं। तो हम उन उन चीज़ों पे थोड़ा-सा डिस्कशन कर लेते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको आपका मतलब आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है? उन्हीं सब की पॉइंट को आपको बस पकड़ना है अपने क्वेश्चन में और बस उसी के अनुसार आपको अपना उत्तर लिखना है। जैसे पहले हम 2 मार्क्स की बात कर लेते हैं कि 2 मार्क्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 20 शब्द में हम कैसे लिखें। तो 2 मार्क्स में देखिए होता क्या है, जनरली जो पीएससी के अभी क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें 2 तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। एक तो परिभाषा के स्तर पे कि आपको एक शब्द दे दिया गया है, आपसे पूछा जाता है कि इसका मतलब समझाइए, ठीक है? दूसरे ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं कि जो आपको बस एक शब्द में भी उत्तर खत्म हो जाता है। तो ऐसे 2 टाइप के सवाल आ रहे हैं। एक तो बिल्कुल स्टैटिक फैक्चुअल कि भैया आपको एक शब्द में भी आप उत्तर खत्म कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप बिल्कुल ये ना सोचें कि आपको पूरा 2 लाइन 3 लाइन भरनी ही है। आप एक शब्द में भी उत्तर अपना लिख सकते हैं। ठीक है? तो अपने शब्द सीमा को ध्यान में रखें। बस उसी के अनुसार आपको क्या करना है, आंसर राइटिंग करनी है। कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपको परिभाषा के स्तर पे समझाना होता है। तो आप उनको परिभाषा में समझा सकते हैं। ठीक है? 20 शब्दों का बस ध्यान रखना है आपको। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में बस ऐसे आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। एक स्टैटिक देखने को मिलेगा, स्टैटिक टाइप के प्रश्न कि आपको किसी का सन पूछ लिया, किसी का नाम पूछ लिया, ठीक है? उसका मुख्यालय पूछ लिया। तो आपको सिर्फ़ उसका जो पूछा गया है उत्तर में वही लिखना है कि क्या पूछा गया है। और परिभाषा के स्तर पे अगर कोई ऐसी शब्दावली दी जाती है कि आप समझाइए इसका मतलब क्या होता है, तो आप उसको परिभाषा के स्तर पे भी लिख सकते हैं। ठीक है? कुछ स्टूडेंट पॉइंट पॉइंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि हाँ 2 नंबर का प्रश्न है, तो परिभाषा के स्तर पे भी आप उसको तोड़ के लिख सकते हैं कि भैया एक एक पॉइंट में आपने उदाहरण दे दिए, एक पॉइंट में आपने परिभाषा समझा दी। तो तब आपकी अपनी कला के ऊपर निर्भर करता है, आप जैसे भी लिखना चाहें वैसे लिखें। किसी और को फ़ॉलो ना करें कि कौन कैसा लिख रहा है, आपको नंबर पूरे मिलेंगे उसमें। बस विशिष्टता का ध्यान रखें, विशिष्टता का मतलब जो पूछा गया है बस वही लिखें। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप छोड़ दें, क्योंकि एक ऐसा मिथक चलता है, कई स्टूडेंट पूछते हैं सर 2 नंबर के क्वेश्चन हमसे छूट जाएँगे तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक मिथक है। आप
क्वेश्चन अगर आपसे 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, आपसे अगर 7-8 क्वेश्चन नहीं भी बन रहा है, तो बिल्कुल तनाव नहीं लेना है, आप छोड़ सकते हैं। अपने स्कोर कीजिए आप 7 मार्क्स हैं या 10 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं, आप उसमें स्कोर कर सकते हैं, उसमें अच्छा लिख सकते हैं। तो आप बिल्कुल तनाव ना लें कि भैया आप 2 नंबर के क्वेश्चन नहीं बने तो हमारा पेपर बिगड़ गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हम डिस्कशन कर लेते हैं कि जैसे अब 7 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, पहले वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो उनको अपन को कैसे लिखना है। तो 7 मार्क्स के क्वेश्चन में देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिनका लिखने का पैटर्न अलग होता है, ठीक है? आपको किसी को फॉलो नहीं करना है, आपको सिर्फ़ अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना है। किसी स्टूडेंट की आंसर राइटिंग अच्छी होती है, किसी स्टूडेंट की रूपरेखा अच्छी होती है, कोई अपने मतलब डायग्राम के अनुसार भी समझा सकता है उत्तर को। तो सबका अपना-अपना एक उत्तर लेखन की कला है, तो आप बिल्कुल उस पे काम कीजिए, जो भी आपकी स्ट्रेंथ है। आपकी किसी की भाषा शैली अच्छी है, ठीक है? किसी की व्याकरण अच्छी है, तो आप उस पे आप काम कर सकते हैं। जैसे 7 मार्क्स के क्वेश्चन में थोड़ा-सा आप ध्यान क्या रखना है कि जो पूछा गया है, जैसे कुछ शब्द हैं बस हमें उन शब्दों को पकड़ना है कि जैसे एक है शब्द योगदान। क्वेश्चन में आपको जैसे एक शब्द मिल जाता है योगदान, तो आपको योगदान के अंतर्गत किसी जैसे व्यक्ति विशेष के बारे में पूछा है कि किसी व्यक्ति विशेष का योगदान को समझाइए या अहिल्याबाई के योगदान को समझाइए, ठीक है? या छत्रसाल के योगदान को समझाइए, ऐसे क्वेश्चन आपने पहले टेस्ट में देखे हैं। तो इसकी ऐसे शब्दों के अंतर्गत क्या करना है कि उस व्यक्ति का क्या-क्या योगदान रहा है, किस क्षेत्र में योगदान रहा है, उन सारे पहलुओं को क्या करना है, कवर करना है, ठीक है? सारे पहलुओं को क्या करना है, कवर करना है। अब वो पहलू कुछ भी हो सकते हैं, जैसे आप अपने स्तर पे भी सोचिए कि आपका योगदान कहाँ है, किस-किस क्षेत्र में? आप शिक्षा के क्षेत्र से भी जुड़े हो सकते हैं, आप किसी धार्मिक क्षेत्र से भी जुड़े हो सकते हैं, आपका सामाजिक योगदान भी रहा होगा, आपका राजनीतिक योगदान भी रहा होगा। तो इन सारे पहलुओं को आपको पॉइंट बाय पॉइंट कवर करना है। बस शब्द सीमा का हमें ध्यान रखना है, बार-बार बोल रहे हैं शब्द सीमा एक्चुअली होता क्या है कि अगर आप शब्द सीमा को क्रॉस करते हैं, तो आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। आप कितना अच्छा मतलब उत्तर लिख लें, आपके नंबर कटेंगे ही कटेंगे। नेगेटिव मार्किंग वहाँ पे स्पष्ट लिखा जाता है आपकी कॉपी में कि भैया आप शब्द सीमा को जैसे ही क्रॉस करेंगे, आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी कॉपी में। तो अब बस शब्द सीमा को ध्यान में रखना है कि जो 7 नंबर के क्वेश्चन हैं, उनमें 60 शब्द की एक क्या है सीमा बंधी हुई है। 60 शब्दों में ही अपने उत्तर को क्या करना है, लिखना है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो योगदान के अंतर्गत इन सारे पहलुओं को कवर करना है। ऐसे ही कुछ और शब्द आते हैं, जैसे विवरण, ठीक है? विवरण, इसके अंतर्गत क्या करना है, हमें बस व्याख्या करनी है। जो पूछा गया है क्वेश्चन में उसकी हमें क्या करनी है, डिटेल में थोड़ा-सा व्याख्या करनी है। तो आप इस शब्दों के अंतर्गत क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। ऐसे ही कुछ और शब्द आते हैं, जैसे आलोचना, आलोचना या समालोचना। आलोचना या समालोचना, इसके अंतर्गत क्या करना है कि देखिए हम किसी व्यक्ति की आलोचना करते हैं ना, तो क्या करते हैं, उस व्यक्ति की क्या बताते हैं, कमियाँ बताते हैं। तो हमें आलोचना ऐसे शब्द सीमा के अंतर्गत क्या करना है कि हमें जो शब्द क्वेश्चन पूछा गया है, उसकी क्या करनी है, कमियाँ बतानी है। क्या बतानी है? कमियाँ बतानी है कि आप इन शब्दों के अंतर्गत क्या करेंगे, अपने उत्तर लेखन में उसकी क्या बताएँगे, कमियाँ बताएँगे। ऐसे ही कुछ और शब्द भी हैं।